हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि संडे को 12 बजे आपका सेकंड मॉक टेस्ट होगा, तो वो मॉक टेस्ट अब स्टार्ट करने का समय आ गया है। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो आप बहुत सारे बच्चों ने पहला मॉक टेस्ट नहीं दिया। प्यारे बच्चों, ये मॉक टेस्ट सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है कि जिससे आप अच्छे नंबर गेन कर सको पेपर में। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान से समझें कि मॉक टेस्ट देना बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है कि आप अच्छे नंबर यूपी पेट के एग्ज़ाम में गेन करो। दूसरी चीज़, मैंने पिछली बार बोला था कि आप मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल को जोड़िए, जो भी लोग यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों ने वो भी नहीं किया। लेकिन इस बार आप लोगों को करना है, सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में लोगों को जोड़ना है और उनसे कहना है कि मॉक टेस्ट दीजिए और अपना लेवल पहचानिए कि आपने जो तैयारी की है वो बेहतरीन है या अभी नॉर्मल ही है। अगर तैयारी बेहतरीन है तब आप सिलेक्शन पाओगे, नॉर्मल है तो सिलेक्शन से बाहर रहोगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो उच्च क्वालिटी की तैयारी करता है सिलेक्शन वही पाता है, ठीक। तीसरी चीज़, कोई भी बच्चा मॉक टेस्ट के बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। सभी को पूरा मॉक टेस्ट देना है, वो चाहे 1.5 घंटे में समाप्त हो चाहे 2 घंटे में समाप्त हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी जल्दी उसे समाप्त करते हो, ठीक। तीसरी चीज़, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन चेंज होगा तो आप स्क्रीन पे अपने वीडियो को स्टॉप करिएगा, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन लगाइएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा कि जो आपने क्वेश्चन का सॉल्व दिया है वो बिल्कुल सही लगाया है या गलत लगाया है। चौथी चीज़ कि आप लोग कोई भी मोबाइल का यूज़ नहीं करोगे, मोबाइल से कैलकुलेशन नहीं करोगे, ना ही कैलकुलेटर का प्रयोग करोगे। पांचवी चीज़, किसी दूसरे पर्सन की हेल्प नहीं लोगे, अकेले बैठ के पूरा पेपर दोगे। ये सारे नियम आपको फॉलो करने होंगे। छठी चीज़, सभी लोगों को बताना होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कि किसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन सही हैं। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे देखना है कि हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे हैं वो कुछ अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि कल बीएड का पेपर हुआ, बच्चों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ बच्चे अच्छा पेपर करके आए हैं। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि जो यूपी पेट का पेपर आपका हो और यूपी पेट में मेरे जितने भी शिष्य हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं वो अच्छा सा अच्छा पेपर दे के आएँ और उनका रिजल्ट ऐसा आए कि वो मेंस दें। उन्हें 20 तारीख के बाद घर में बैठने की ज़रूरत ना पड़े, 21 तारीख से वो मेंस की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। मेंस का मतलब कि वीडियो की वैकेंसी के लिए, लेखपाल की वैकेंसी के लिए, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए, युवा विकास अधिकारी की वैकेंसी के लिए, लोअर पीसीएस की वैकेंसी के लिए आपको तैयारी करनी होगी। वही हमारा मेंस है, ठीक है। तो सभी बच्चे बिल्कुल सीरियस हो जाएंगे। मॉक टेस्ट में किसी भी प्रकार की लापरवाही मुझे पसंद नहीं है, ये आप बात हमेशा से अच्छे से जानते हो, ना ही ऑफलाइन बैच में। अगर ऑफलाइन बैच में नहीं पसंद है तो ऑनलाइन बैच में मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होगी। और शेयर करना ना भूलें, पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट किया जाए। जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हो, जितने लोगों को जोड़ सकते हो, पहले उतने लोगों को जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए आप लोग, क्योंकि हमने यूपी पेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। मात्र 2 से 3 टॉपिक रह गए, वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, जिससे अब जो 10 दिन का समय बचा हुआ है, 11 दिन का, इसमें सभी बच्चे कंटिन्यू रिपीट करें, सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। चलिए फिर आप लोग पहले शेयर कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं स्टार्ट करता हूं मॉक टेस्ट सेकेंड। सभी लोग जोड़िए ज़्यादा बच्चों को, उसके बाद मॉक टेस्ट सेकेंड स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट किया जाए मॉक टेस्ट सेकेंड आपका। ये यूपी पेट स्पेशल मॉक टेस्ट है। आप पढ़ रहे हैं यूपी पेट स्पेशल। पेपर हूबहू सेम इसी पैटर्न पे बन के आएगा, ठीक है। आपको इसी तरह पढ़ाई करना है, पेपर का पैटर्न सेम यही होगा। जब आप जाएंगे तो मैथ और रीजनिंग का जो पेपर का पैटर्न होगा वो सेम यही होगा। इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग का जो पेपर पैटर्न होगा वो सेम होगा। हम एक मॉक टेस्ट करा चुके हैं, आज हमारा सेकेंड मॉक टेस्ट है, ठीक है। हमारी ऑनलाइन क्लास फ्री में अवेलेबल है, ये तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि फ्री ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं। किसी भी प्रकार का चार्जेस हम आपसे पे करने को नहीं कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, स्टार्ट करें मॉक टेस्ट। रेडी हैं सभी लोग? चलिए पहला क्वेश्चन है, लाइन ग्राफ एवं तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। 2009 से 2014 तक
का दो कंपनी ए तथा बी की आय और व्यय वर्ष, फिर क्वेश्चन दिया है हमारा, देखिए दो तालिका दिए गए हैं, पहला ये वाला दिया गया है, दूसरा ये वाला दिया गया है। हमें दो तालिकाएं दी गई हैं, यहाँ पे भी आय और व्यय को शो किया गया है और यहाँ पे आय और व्यय का रेशियो दिया गया है। क्वेश्चन को समझिएगा, लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। यहाँ पे आय और व्यय की संख्या दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे आय और व्यय, यहाँ पे आय का अनुपात दे रखा है ये वाला, और यहाँ पे व्यय का अनुपात दे रखा है। यहाँ पे ए और बी के खर्च का अनुपात दे रखा है, यहाँ पे ए और बी के आय का अनुपात दे रखा है, समझ गए। यहाँ पे ए और बी के खर्च का अनुपात दिया है, यहाँ पे ए और बी के आय का अनुपात दिया है। यहाँ पे जो नीले कलर से ये शो किया गया है, ये ए और बी की आय है, ये किसकी आय है, ए और बी की। और जो लाल कलर से किया गया है ये व्यय है, किसका, ए और बी का। मीन्स जो भी दिया गया है उसमें ए और बी साथ में ही है, पूरे फिगर को समझिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन समझाते हैं आपको। कहा गया वर्ष 2014 में कंपनी ए का लाभ कंपनी बी की तुलना में कितने प्रतिशत था। कंपनी ए का जो लाभ था वो कंपनी बी के तुलना में कितने प्रतिशत था। लाभ का मतलब होता है बेटा, जब आपकी आय से आपके व्यय को माइनस कर दिया जाए तो जो आपको बचत होती है वही आपका क्या होता है, लाभ होता है। बचत ही हमारी क्या होगी बेटा, वो लाभ होगा, ठीक, समझते चलिएगा। तो कह रहा वर्ष 2014 में कंपनी ए का लाभ, पहले आप आइए वर्ष 2014 में देखिए, वर्ष 2014 कहाँ पे आपको दिख रहा है बताइए, वर्ष 2014 यहाँ पे है। तो कंपनी ए और बी की आय कितनी है, 650 रुपये। सबसे पहले कंपनी ए प्लस बी की जो आय दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 650 रुपये। कंपनी ए और बी का जो व्यय दे रखा है वो कितना दे रखा है 2014 में, 660 रुपये, 660 रुपये। बात को समझिएगा। सबसे पहले हमने लिया कंपनी ए और बी की आय कितनी, 750 रुपये। कंपनी ए और बी का खर्च कितना है, 660 रुपये। दोनों की आय और दोनों का व्यय हमने ले लिया। अब आइएगा 2014, ये देखिए 2014 दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कंपनी ए और बी की व्यय का जो रेशियो दिया गया वो 5:6 दिया गया है। व्यय, ये व्यय है आपका, खर्च है, और ये आपकी आय है, ठीक है। खर्च का जो रेशियो दे रखा है कंपनी ए और बी का वो कितना दे रखा है, 5:6 मीन्स 5 और आय कितना दे रखा है, 7:8 मीन्स 7 + 8। समझते चलिएगा सभी लोग। ये 750 है, सॉरी 650 लिख दिया है, 750। सभी लोग समझिएगा। सेकेंडो में आंसर निकालना है कैसे। यहाँ पे कंपनी ए और बी की आय का रेशियो दिया है 7:8। कंपनी ए और बी का जो खर्च दिया है वो 5:6 दिया है, ठीक। अगर हमें ए और बी की आय दिया गया तो हम इससे लिख सकते हैं 7 और 8 15 यूनिट। 15 यूनिट का मान जो दिया गया है वो 750 रुपये दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 का नाम 15, 15 25 75 50। तो कंपनी ए कितना है, कंपनी ए है 7 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 50 हो तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 350 रुपये। ऐसे कंपनी बी कितना है, 8 यूनिट, 1 यूनिट का मान 50 है तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 400 रुपये। इतनी बात क्लियर है सबको। बताइए, हमने कंपनी ए और बी की आय अलग अलग निकाल ली। कंपनी ए की आय आ गई 350, कंपनी बी की आय आ गई 400, ठीक। अब समझिएगा आगे, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। ए और बी का व्यय जो है वो 11 यूनिट है, 11 यूनिट का मान 660 है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66, 60 हो जाएगा। तो कंपनी ए जो है व्यय करता है 5 यूनिट, 1 यूनिट का मान 60 है तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 300। कंपनी बी जो है व्यय करता है वो 6 यूनिट, 1 यूनिट का मान 60 है तो 6 यूनिट का मान हो जाएगा 360 रुपये। इतनी बात क्लियर हो गई सबको। बताइए कोई परेशानी यहाँ तक की, बताइए। देखिए उसका टोटल व्यय हमें दे रखा है कि 660 रुपये दोनों लोग मिलकर खर्च करते हैं, दोनों लोग मिलकर 660 रुपये खर्च करते हैं, ठीक है। तो
कंपनी ए और बी मिलके 5:6 ही तो खर्च करते हैं, तो दोनों लोग मिलके 5 और 6 मतलब 11 यूनिट खर्च करते हैं। 11 यूनिट का मान 660 रुपए दिया गया है। 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया, 11 छक्का 66 60 आ गया। ठीक, तो कंपनी ए खर्च करता है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट में जब 6 का मल्टीप्लाई करोगे 300। कंपनी बी खर्च करता है 6 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 60 है, तो बी का मान कितना हो जाएगा 360। बात क्लियर है? अब हम लाभ निकालते हैं। कंपनी ए कितना कमाता है 350 रुपए, और कंपनी ए खर्च कितना कर देता है 300 रुपए। कंपनी ए कमाता है 350 रुपए और खर्च करता है 300 रुपए, तो लाभ कितना हो गया 50 रुपए का। कंपनी बी कितना कमाता है 400 रुपए और खर्च कितना कर देता है 360 रुपए, तो लाभ कितना हुआ 40 रुपए का। ठीक है, मीन्स कंपनी ए जो है अपनी बचत करता है 50 की और कंपनी बी बचत करता है 40 की। अब इसी का हमें अनुपात बताना है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, बिल्कुल धैर्य बना के सॉल्व करना। पेपर में भी ऐसे क्वेश्चनों को समय देना, समय बिना दिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे। चलिए आगे कह रहा 2014 में कंपनी ए का लाभ कंपनी बी की तुलना में कितने प्रतिशत था। कंपनी ए का लाभ, कंपनी ए 50, लाभ प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, कंपनी बी से मीन्स 40 से भाग कर दिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 चौको 100, 25 पंचे 125%। अब जाके इसका आंसर आया कितना 125%। बताइए कोई परेशानी किसी को? समझ गए हैं? कोई परेशानी? हमने सबसे पहले ए और बी की टोटल आय निकाल ली, कितनी 15 यूनिट। टोटल आय 15 यूनिट हमने यूनिट में लिया है। जो यहाँ पे रेशियो दिया गया है 7:8, हमने कह दिया ए जो है 7 यूनिट कमाता है और बी जो है 8 यूनिट कमाता है, तो दोनों मिलके कमाएंगे 15 यूनिट। तो 15 यूनिट का मान हमें दे दिया 750, दोनों मिलकर 750 रुपए कमाते हैं। 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया 50। ठीक, तो 50 का गुणा 7 में किया तो 350 आ गया, और 50 का गुणा 8 में किया तो 400 आ गया। ए और बी की आय निकाल ली। ऐसे ही ए और बी का हमने खर्च भी निकाल लिया। आय से जब खर्च को माइनस करोगे तो आपको बचत मिलती है, आय से जब खर्च को माइनस करोगे तो आपको बचत मिलती है, और प्रतिशत में बदल लिया। बताइए कोई परेशानी? आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चंस अच्छे हैं, धैर्य बनाए रहना। ठीक है, चलिए अगला, कितने प्रतिशत से कंपनी बी की 2010 से 2011 में लाभ की वृद्धि हुई? लगाई जल्दी से, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं। चलिए समझिए जल्दी से बताया जाए। आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा होगा, 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें। चलिए, कितने प्रतिशत से कंपनी बी की 2010 से 2011 में लाभ की वृद्धि हुई? कंपनी बी की बात किया है, बात को समझते जाना, कंपनी बी की। ठीक है, ए और बी दो लोग हैं, कंपनी बी की बात किया 2010 से 2011 में लाभ। 2010 ये है, ये इनकी आय और व्यय है। ठीक, और 2011 ये है, ये इनकी आय और व्यय है। कंपनी बी की बात किया है। सबसे पहले 2010 में आते हैं, कंपनी की आय कितनी है 550, कंपनी की व्यय कितनी है 495। 2011 में आते हैं, कंपनी की आय कितनी है 560, कंपनी की व्यय कितनी है 480। ठीक है, अब दोनों में कहा है 2010 से 2011 में लाभ की वृद्धि हुई है। 2011 से 2012 में कितने लाभ की वृद्धि हुई है? ठीक, तो सबसे पहले आप कंपनी बी की आय निकालो। 2010 में कितनी है, सिर्फ बी की निकालना है। तो 2010 में आय और व्यय का रेशियो, ये 2010 का व्यय का रेशियो है और 2010 का आय का रेशियो है। दोनों सेम है, 6:5 और 6:5। आय भी 6:5 है और व्यय भी 6:5 है। मीन्स ए और बी मिलके 6:5 खर्च करते हैं, ए और बी मिलके 6:5 कमाते हैं। तो दोनों लोग मिलके अगर 6:5 कमाते हैं तो दोनों लोग मिलके कितना कमाएंगे 11 यूनिट। ठीक है, तो जब 6:5 दे रखा है ए और बी का, तो दोनों लोग मिलके कितना कमाएंगे 11 यूनिट। तो 11 यूनिट जब कमाते हैं तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 11×5 = 50। या तो ये भी कह सकते हो, देखो मैं बता देता हूँ दूसरा, अभी इतना कैलकुलेशन से बच भी जाओगे। 550 है, दोनों लोग मिलकर कितना कमाते हैं 6:5। ये ए है और ये बी है, जिसका निकालना हो उससे गुणा कर दो और टोटल के योग से डिवाइड कर दो। 11×5 =
55, पचहम 25 मीन्स 250 रुपये। हमें बी का निकालना है, तो जिसका निकालना हो उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करो। जिसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए रेशियो बी है, बी का मान सेकंड वाला होगा, तो जिसका निकालना है उससे गुणा कर दो और दोनों के योग से डिवाइड कर दो, बस। आइए अब व्यय निकालिए, ठीक। वे 6 रेशियो 11, 6 रेशियो 5, 5/11, 11 चौको 44, 11 पचे 55, पचहम 25, 5 चौको 20, 2 22। मीन्स बी जो है 2010 में 250 रुपये कमाता है और 225 रुपये खर्च कर देता है। कितने रुपए बचत करता है? 25 की, ठीक। अब यहाँ पे आइए 2011 में आइए, ये 2011 है, ये 2011 है, समझते जाना सभी लोग। 2011 में उसकी व्यय जो है इतनी है और उसकी आय जो है 4:3 है। कल के बीएड के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था और बच्चे छोड़ के चले आए थे, वहाँ पे प्रतिशत लाभ की बात कर रहा था। बच्चे समझ नहीं पाए क्वेश्चन को थोड़ा सा, वरना लगा के आते, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप लगा पाओगे पेपर में, वरना आप भी छोड़ के चले आओगे, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चनों की। चल समझिएगा, 2011 में ए और बी की आय है 4:3, जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। 7 8 56, 80 3 240, जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। 7 5 12, 12 चौको 48, 4 पंचे 20, 200। मीन्स कंपनी ए जो है यहाँ पे 240 रुपये कमाती है और 200 रुपये खर्च करती है। कितने रुपए बचाती है? 40। अब बात समझना, हमने दोनों जगह बी, अब आप इस बात को समझना, हमसे बी की बात किया है तो हमने 2010 में बी की आय निकाली है और 2010 में बी का व्यय निकाला है, ठीक। आय 250 थी, व्यय 225, तो कितने रुपए बचाया? 25 रुपये। 2011 में हमने उसकी आय निकाली 240, व्यय निकाला 200 रुपये, तो कितना बचाया? 40 रुपये, ठीक। अब कितना अधिक बचाता है, यही तो कहा प्रतिशत लाभ में वृद्धि। कितना अधिक बचाता है? पहले वो 25 रुपये बचा पाता था, अब वो 40 रुपये बचाता है, तो कितने रुपए ज़्यादा बचाता है? 15 रुपए ज़्यादा बचा लेता है ना। ये इसका लाभ है, लाभ में वृद्धि यही है। तो उसने कहा प्रतिशत लाभ वृद्धि बताइए। जब प्रतिशत में बदलना होता है तो क्या करेंगे? लाभ, लाभ कितने रुपए का हुआ? 15 रुपए का। देखिए 25 से 40 को घटाओगे तो लाभ 15 का आ जाएगा। तो लाभ गुणे 100 बटे प्रथम बचत 25, 25 चौको 100, 15 चौको 60%, आपका आंसर आ जाएगा। उसके लाभ में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 60% की। बात क्लियर है सभी को? कोई परेशानी? क्वेश्चन का लेवल अच्छा है बेटा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रहना सभी लोग, मैं कह रहा हूँ। और पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को समय देना, बिना समय दिए मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। उसने कहा कंपनी बी 2010 से 2011 में लाभ में वृद्धि, मीन्स कंपनी बी की वो बात कर रहा है और 2010 से 2011 में उसके लाभ में वृद्धि कितनी हुई है। मीन्स पहले 2010 में कंपनी की आय कितनी थी, कंपनी व्यय कितना करता था, दोनों निकालना पड़ेगा। जब दोनों को घटाओगे तो आपको पता चलेगा कितने की बचत हुई, वही उसका लाभ है। ऐसे ही 2011 में आप आओगे तो आपको आय निकालनी होगी, व्यय निकालना होगा, तब दोनों को घटाओगे तो आपको लाभ मिलेगा। फिर दोनों में देखना होगा लाभ में कितनी वृद्धि हुई। पहले आप 25 कमाते थे, अब आप 40 कमाते हो, वृद्धि कितनी की हुई? 15 की। 15 गुणे 100 बटे 25, लाभ में प्रतिशत वृद्धि 60%। आगे बढ़े, चलिए। किस वर्ष में कंपनी ए की आय दूसरे सर्वोच्च स्थान पर थी? अब ये क्वेश्चन आप लगाइए। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, देखिएगा जल्दी से। कह रहा है किस वर्ष में कंपनी ए की आय दूसरे सर्वोच्च स्थान पर थी। आप समझिएगा सभी लोग। पहले आप ऑप्शन पे आइए, 2014, 2012, 2013, 2011। तो 2009 की बात उसने नहीं किया, ऑप्शन में उसको काट दो। फिर 2014, 2013, 2012, 2010 की भी बात नहीं किया, उसको काट दो। इन 4 में से ही एक आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? बात क्लियर है सभी को? इतनी बात क्लियर है? जब वो 2 ऑप्शन में नहीं है तो उनको दोनों को हमें निकालने की क्या जरूरत है ना। आइए 2011 लीजिए। 2011 में देखिए कंपनी की आय कितनी थी? 560, ठीक है, 560। 2012 लीजिए। 2012 में कंपनी ए की आय, दोनों की आय कितनी थी? 300, चलिए ठीक है।
2013 लीजिएगा 550 और 2014 लीजिएगा 750। अब बात समझिएगा, यहाँ पे कंपनी ए की आय निकालना है, बस कंपनी ए की आय, और किसी की नहीं निकालना है। अब बात समझिएगा, 2014 की आय अभी आप कंपनी ए की निकाल के आए हो कहीं पर, ये देखिए कंपनी ए की आय आपने निकाला था 2014 में 350 रुपये, तो इसको तो रख दीजिए पहले ही वहाँ पे। कंपनी ए की आय पीछे से हमने उठा ली 350 रुपये, ठीक। अभी आप 2012 की निकाल के आए हो, 2010 और 2011, हमें 2011 की ज़रूरत है। 2011 में दोनों लोग मिलके 560 रुपये कमाते थे और कंपनी बी इसमें कमाता था 240, तो 560 से जब 240 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 320। 2011 320, समझते जाना, मैं पीछे से उठा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 2011 दिया गया है और यहाँ पे हमने बी की निकाली थी, यहाँ पे बी की ज़रूरत थी। इस वाले क्वेश्चन में देखो बी की ज़रूरत थी, तो हमने 2011 में बी की जो दोनों लोगों की आय थी वो 560 थी, उसमें से बी की आय 240 आ गई, तो जो शेष बचेगी वही तो ए की आय होगी। तो हमने 560 से 240 घटा दिया, 560 से 240 घटा दिया तो कितनी आ गई? 320। ये किसकी हो गई? ये हो गई हमारी ए की आय। हमने ए और बी की आय निकाली। क्वेश्चन को पीछे से मैंने कहा, हर बार मैं यही समझाता हूँ आपको कि कभी भी क्वेश्चन को आप जो कैलकुलेशन करें उसे छोड़िए नहीं, उसको ऐसी जगह लिखिए कि आगे काम आएगा। देखो काम आ रहा है, अब समझना। उसने कहा कंपनी ए की आय दूसरे सर्वोच्च स्थान पे थी, मीन्स सबसे ज़्यादा थी दूसरे स्थान पर। तो देखिएगा यहाँ पे 750 आय है और यहाँ पे 560 आय है, ये दो जगह हैं, बात समझिएगा, ये दो जगह हैं। यहाँ पे आपको हम फिर से लिख देते हैं, आप लोग बहुत महान हो ना। ये ए और बी दोनों की आय है, यहाँ पे जितनी आय लिखी गई हैं वो ए और बी दोनों की लिखी गई हैं, क्योंकि वो टोटल आय दे रखा है, ठीक। अब दूसरे सर्वोच्च स्थान की बात किया तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आय है दोनों लोगों की 750 और यहाँ पे दोनों लोगों की आय है 560। ज़्यादा है तभी तो ज़्यादा आय निकलेगी। तो ये दो तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये 300 है 550 हैं, ये दो आंसर वैसे भी नहीं हो सकते। इन दोनों में से एक होगा, तो यहाँ पे ए की आय 350 है और यहाँ पे ए की आय 320 है। जब वो कहता कि सबसे ज़्यादा आय पहले स्थान पर, तो आप लगाते 350। जब दूसरे स्थान पर बात किया, मीन्स पहले स्थान पर 350 तो दूसरे स्थान पर 320, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2011। बात समझ गए? इन दोनों को क्यों नहीं सॉल्व किया, ये समझ में आया? ये समझ में आया क्यों नहीं सॉल्व किया? क्योंकि यहाँ पे इनकी आय जो है दोनों लोगों की इन दोनों से तो कम ही है, तो आय तो वैसे भी कम आनी है। जब इन दोनों लोगों से आय कम है तो इनकी तो आय वैसे भी ए और बी की कम ही आनी है, तो हमने इसलिए नहीं निकाला। और देख लिया यहाँ पे पहले स्थान पर 350 है और यहाँ पे 320 है, तो दूसरा स्थान जो होगा वो 2011 होगा। आगे बढ़ें, चलो। आय हमने देखो पीछे से उठा लिया, क्वेश्चन लगाना नहीं पड़ा। यही मेन टेक्निक होती है, आपको यही चीज़ आपको सीखनी है। हमने कहा था कि कैलकुलेशन कभी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, उस कैलकुलेशन को आप रखे रहिएगा, आगे काम आएगा, ठीक। और अगर आपको अलग अलग सबकी निकालनी तो आप निकाल लो, कोई परेशानी नहीं, समय वेस्ट होगा, निकालो। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। 2009, 2011 और 2014 में कंपनी बी ने कुल कितना लाभ पाया? चलिए लगाइए जल्दी से। कब कब कहा? 2009, 2011 और 2014। कंपनी बी है, हमें ए और बी की आय दे रखा है कितना? 2009 में कंपनी ए और बी कमाते हैं 396 रुपये, ये इनकी आय है। यहाँ लिखते हैं आय और यहाँ लिखते हैं व्यय। 2009 में खर्च कितना करते हैं? 336 रुपये। 2011 में दोनों की आय कितनी है? 400, 560 और खर्च कितना करते हैं? 480। 2014 में दोनों की आय कितनी है? 750 और खर्च कितना करते हैं? 660, ठीक।
कंपनी बी ने कुल कितना लाभ कमाया है, मीन्स कंपनी बी की आय निकाल के कंपनी बी के व्यय को घटाना होगा। ठीक, कंपनी बी की आय निकाल के कंपनी बी के व्यय को घटाना होगा। तो 2009 में आइए 4:3 उनकी व्यय का अनुपात है, 6:5 उनकी आय का अनुपात है। तो 390 उनकी आय थी, ठीक है, जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, 390 नहीं 396, सॉरी, मैं एक बताऊंगा आगे आप निकालना। जिसका निकालना होता है बी की आय निकालना, तो बी के आय के रेशियो से गुणा करोगे और टोटल के योग से डिवाइड करोगे, 6 5 11, तो काटोगे 11 3 33 और 11 छक्का 66, 5 छक्का 30 तो 0 80 लगा 3, 5 3 15 3 18, 11 3 33 6 जाएगा, 11 छक्का 66 और 36 में 5 गुणा करोगे 180, इनकी आय 180 थी, बी की आय, हमने बी की आय निकाली है। और अब बी का व्यय निकालो, 336 है, बी का व्यय निकालो, जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं, 4 3 7, तो ये 7 चौको 28 और फिर 5 जाएगा 7 8 56, 3 8 24 का 4 हाथ से लगा दो, 3 चौको 12 2 14, 144, उसकी आय से उसके व्यय को घटा दो, आय से व्यय को घटा दो, कितना आएगा 36, मीन्स यहाँ पे इनको लाभ हुआ 36 का। वैसे ही 2011 में लाभ निकालो, वैसे ही 2012 में लाभ निकालो और सबको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, थोड़ा सा आप मेहनत करिए, सारी मेहनत हम थोड़ी करेंगे, करिए। यहाँ से अब आप कंपनी बी का व्यय निकालिए और कंपनी बी का आय निकालिए। कंपनी बी का व्यय 2011 में आओ, 4:3 आय है, चलो तो 560 है, जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं, 7 8 56 8 3 24 मीन 240 उसकी आय हो गई। 480 उसका व्यय है, 7 5 12, जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं, 12 चौको 48 4 पंचे 20 200, तो यहाँ पे उसका लाभ कितना हो गया 40 का। आइए 2014 में जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, 750 गुणे 8 बटे 7 8 15 15 25 75 50 मीन्स उसकी आय हो गई 400। व्यय निकालना 6 5 11 660 गुणे 6 बटे 11 11 छक्का 66 60 6 छांग 36 360, तो 40 में से 360 घटाओगे कितना आ जाएगा 40, ये 40 40 80 36 116 करोड़ का लाभ हुआ। देखिए फास्ट कैलकुलेशन करिए, हमने तुरंत कर दिया कि नहीं कर दिया। अब आप इसको एक बात समझना आराम से, कंपनी बी की हमने आय निकाली है अलग से, कंपनी बी का व्यय निकाला है, दोनों को माइनस कर दिया है, लाभ निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन आपका पहला वाला समाप्त हुआ, इसके 4 क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के थे। अभी एक क्वेश्चन और बहुत दमदार पड़ा हुआ, वो भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान है, 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से लगा लेते होंगे, क्योंकि वृत्त देखते ही आपके दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं, या तो 100% या तो 360 डिग्री, 2 में से एक चीज़ आती है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन रोटेट करता है, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन रोटेट करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन रोटेट किया है क्या, यहाँ पे 60 दिया गया रोल डहल को, जेके रोलिंग 110 है, एनिड ब्लाइटन 50 है और रस्किन बॉन्ड 80 है। अगर इन सबको जोड़ो 60 110 80 और 50, तो 0 8 5 13 1 14 6 20 2 1 3, यहाँ पे जो बन रहा है वो सिर्फ 300 बन रहा है। हमने कहा था क्वेश्चन में 90% पे 360 डिग्री और 100% बनता है, और 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे ना 360 डिग्री बनता है और ना ही 100% बन रहा है। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये आया, यहाँ पे 360 डिग्री नहीं बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है 300। कोई बात नहीं, अब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लोगे वो 300 से लोगे। ठीक है, टोटल योग जो है हमेशा इसका टोटल का योग लिया जाता है हमेशा। अगर 360 डिग्री नहीं बना तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक, ये 360 डिग्री नहीं बना कोई बात नहीं, जितना बन रहा उतना लो। ये टोटल कितना बन रहा 300 बन रहा, 300 ले लो। ठीक है, अब आओ, कितने प्रतिशत बच्चों ने एनिड ब्लाइटन को अपना पसंदीदा लेखक बताया है। इसमें 4-5 लेखक हैं, 1 2 3 4 लेखक हैं। एक एनिड ब्लाइटन है, एक जेके रोलिंग है, एक रस्किन बॉन्ड है, एक रोल्ड डहल है। ये पता नहीं कहाँ से आए, कौन से देश के लेखक हैं, आज तक मैंने भी नाम नहीं सुना। तुमने सुना क्या? नहीं सुना ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम नहीं सुने होते हम लोग।
लेकिन क्या करें, पेपर में आ जाता है तो लगाना पड़ता है। कभी कभी ऐसे नाम डाल देते हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन से नाम डाले गए हैं और क्या होगा इनका। चलो बताया जाए, सुनिए। कितने प्रतिशत बच्चों ने एनिड ब्लाइटन को अपना पसंदीदा लेखक बताया? सबसे पहले एनिड ब्लाइटन पे आओ। एनिड ब्लाइटन कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। 50 लोग हैं जो एनिड ब्लाइटन को पसंद करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा। उस टोटल लोगों की संख्या क्या थी? 60 लोग जो हैं रोल्ड डहल को पसंद करते हैं, 110 लोग जेके रोलिंग को पसंद करते हैं, 50 लोग एनिड ब्लाइटन को पसंद करते हैं, रस्किन बॉन्ड को 80 लोग पसंद करते हैं। टोटल लोगों की जो ये पूरे सबको पसंद करने की संख्या थी वो 300 बच्चे थे जो सबको पसंद है, मतलब अलग अलग पसंद करते हैं, लेकिन टोटल 300 बच्चे थे जो इन लोगों को पसंद करते हैं। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। अगर सभी लोग एक ही लोग को पसंद करोगे तो वो कहाँ से मिलेगी ना? सबको तो अपनी अपनी पसंद बदलनी होगी। अगर सभी लोग एक ही को पसंद कर लिए तो वो मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती ना। तो फिर वैसे ही सबको अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइस बदलनी होती है। जैसे जॉब है तो सभी लोग चाहें कि हम लेखपाल ही बन जाएं, तो सभी लोग लेखपाल थोड़ी बन सकते, क्योंकि उसमें तो वैकेंसी 8,000 है, बनोगे 8,000 लोग ना, 9,000 थोड़ी हो जाएगी। तो फिर कुछ लोगों की अपनी पसंद बदलनी पड़ती है। वैसे ही अगर किसी से प्यार किया है तो वो अलग अलग होनी चाहिए सबकी। एक ही हुई तो युद्ध हो जाएगा, महासंग्राम ना, युद्ध छिड़ जाएगा फिर उसके लिए। अभी तक तो पानी के लिए युद्ध होता था और अब तो उसके लिए, फिर उसके लिए युद्ध होने लगेगा। वैसे कभी कभी हो ही जाता है युद्ध आपस में, दोस्तों में, किसी ना किसी के लिए। चलो और अच्छा इसको समझो। अब टोटल लोगों की संख्या कितनी है? 300। तो 300 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो कट जाएंगे, इसको काटो, 3 एक नम 3, 2 जाएगा 20, 3 छंग 18, पॉइंट लगाओगे 16.66% है आंसर में। ये देखो, कुछ करना था नहीं। हमसे कहा था कि एनिड ब्लाइटन को पसंदीदा लेखक बताता है। कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो एनिड ब्लाइटन को अपना पसंदीदा लेखक बताते हैं? तो हमने देखा एनिड ब्लाइटन को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 50 है। एनिड ब्लाइटन को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 50। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा। टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 300, डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 16.66%। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जेके रोलिंग को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या के तुलना में कितने अधिक बच्चे एनिड ब्लाइटन और रस्किन बॉन्ड को पसंद करते हैं? जेके रोलिंग को पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं? 110। जेके रोलिंग को जो पसंद करते हैं वो बच्चे हैं 110। अब नीचे आओ, और क्या कहा हमसे? कहा ब्लाइटन और रस्किन बॉन्ड। ब्लाइटन को कितने बच्चे पसंद करते हैं? ब्लाइटन को, एनिड ब्लाइटन को, AB को पसंद करते हैं 50, और रस्किन बॉन्ड को कितने पसंद करते हैं? RB 7। इन दोनों को मिलकर कितने लोग पसंद करते हैं? 130। उसने कहा जेके रोलिंग को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की तुलना में कितने अधिक बच्चे एनिड ब्लाइटन और रस्किन बॉन्ड को पसंद करते हैं? यहाँ पे एनिड ब्लाइटन और रस्किन बॉन्ड एक साथ हैं। एनिड ब्लाइटन और रस्किन बॉन्ड को पसंद करने वाले टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 130। जेके रोलिंग को पसंद करने वालों की कितनी है? 110। कितने ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं? 20 बच्चे, क्योंकि इनको 110 लोग पसंद करते हैं, इन दोनों को मिलकर 130 लोग पसंद करते हैं। ज़्यादा कितने हुए? 20 बच्चे। आंसर आ गया आपका। समझ गया सभी लोग? आगे बढ़ें, चलो ये आप लगाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लगा के आंसर करिए जल्दी से। और सभी लोग क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करेंगे, ऐसे कोई आंसर नहीं करेगा, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। ऐसा ना हो कि उल्टा सीधा आंसर करते रहो। मेहनत करिए सभी लोग पढ़ाई में, जल्दी से लगाइए। आगे बढ़ें, आगे सबका। चलिए ये बताइए, यदि जेके रोलिंग को अपना पसंदीदा लेखक बताने वाले 10% बच्चे रोल्ड डहल के पक्ष में अपनी पसंद बदल लेते हैं, तो रोल्ड डहल को पसंद करने वाले बच्चों का नया प्रतिशत क्या होगा? जेके रोलिंग को पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं? 110। जेके रोलिंग को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 110 है। इसके 10% बच्चे, 10% बच्चे कितने हो जाएंगे? 11 बच्चे। 11 ऐसे बच्चे हैं जो अपनी पसंद बदलते हैं। अपनी पसंद बदलते हैं और कहाँ चले जाते हैं? रोल्ड डहल के पास। रोल्ड डहल को पसंद करने वाले कितने हैं? रोल्ड डहल को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 60।
पहले इनको 60 लोग पसंद करते थे, लेकिन जेके रोलिंग के अंदर कोई कमियां आई तो उसके 10% बच्चे जो हैं रोल्ड डहल के पक्ष में आ गए, क्योंकि रोल्ड डहल कुछ अच्छा कार्य कर रहे होंगे। तो 10% बच्चे मीन्स 11 बच्चे इनके पास और आ गए। अब टोटल बच्चे इनके पास कितने हो गए? 71। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा अपॉन में टोटल बच्चे कितने हैं? 300। तो 2 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे 3 दूनी 6, एक हासिल जाएगा 11, 3 त्रिक का 9, फिर 2 3 छंग 18, 23.6%। बात समझ गए? कहा था यदि जेके रोलिंग को पसंद करने वालों में से 10% बच्चे रोल्ड डहल के पास चले जाते हैं, तो जेके रोलिंग को 110 बच्चे पसंद करते हैं, उसका 10% हमने निकाल लिया, 11 बच्चे आए। 11 बच्चे रोल्ड डहल के पास चले जाते हैं, रोल्ड डहल के पास पहले 60 बच्चे थे, अब 11 बच्चे और आ गए, तो कितने बच्चे हो गए? 71 बच्चे हो गए। उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया, अपॉन में टोटल बच्चों की संख्या रख दिया और आंसर आ गया। आगे बढ़ें, बात क्लियर है सबको? चलिए आइए, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में करना है। चलिए बताते हैं। सभी लोग क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे, बिल्कुल मेहनत से पढ़ना है और मॉक टेस्ट देना है, एक एक क्वेश्चन लगाना है आपको। चलिए समझिएगा। दी गई तालिका में एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है। यह तालिका पुरुष तथा महिलाओं के अनुपात को तथा शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों तथा वाई में रह रहे कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। संगठन में कुल संख्या 80,000 है। यहाँ पे 2 चीज़ें दर्शाई गई हैं, आप समझिएगा। पहली चीज़ तो दर्शाई गई है कर्मचारियों की संख्या जो है वो प्रतिशत में, ठीक है, और विभाग बताया गया, डिपार्टमेंट जिसमें वो काम करते हैं वो 5 प्रकार के हैं, ABCDE, और उसमें कर्मचारियों की संख्या बता दी कि 10%, 22%, 12%, 20% और 36%, ऐसे ऐसे कर्मचारी हर विभाग में काम करते हैं। और फिर उसमें कर्मचारियों की संख्या को मेल और फीमेल में डिवाइड कर दिया कि उस विभाग में कितने मेल कर्मचारी हैं और कितने फीमेल कर्मचारी हैं। उसके बाद उसको डिवाइड किया, जो मेल कर्मचारी और फीमेल कर्मचारी हैं वो 2 शहर से आते हैं, एक जेड से एक वाई से, उनका रेशियो अलग कर दिया, फीमेल और मेल का रेशियो अलग कर दिया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे आए, सभी लोग समझिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है विभाग ए तथा ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। विभाग ए तथा ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। चलो आओ, सबसे पहले आप देखो टोटल कर्मचारी कितने हैं। 80,000 कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पे कार्य करते हैं। कितने कर्मचारी कार्य करते हैं? टोटल 80,000। टोटल कर्मचारी हमारे 80,000 जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है। अब जब काम करते हैं तो सबसे पहले आप निकालो जो टोटल कर्मचारी ये हैं, ये कितने प्रतिशत हैं। ये टोटल कर्मचारी हमारे 100% हैं। तो आपको 100% की वैल्यू दे रखा है कितना? 80,000। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी? 800। इतनी बात क्लियर है? 2 0 काट देंगे, 1% की वैल्यू हमने निकाल ली 800। बात क्लियर आपको सभी को? कोई परेशानी नहीं ना? चलिए, कह रहा है विभाग ए तथा ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। विभाग ए तथा ई में मिलाकर, विभाग ए ये है, इसमें 10% कर्मचारी हैं। विभाग ई ये है, इसमें 36% कर्मचारी हैं। विभाग ए में 10% काम करते हैं, विभाग बी में 36% काम करते हैं। 1% की वैल्यू 800 है, तो ए में 10% काम करते हैं, तो 1% की वैल्यू 800 है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,000। मीन्स विभाग ए में 8,000 कर्मचारी काम करता है। अब विभाग ई में निकाल लो, 36% लोग काम करते हैं। 1% की वैल्यू 800 है, तो 36% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 से गुणा कर दो, 2 0 लगा दो, 8 छंग 48 का 8 हासिल लगा 4 8 24 4 28। विभाग ई में इतने कर्मचारी काम करते हैं। टोटल कर्मचारी पूछा, मीन्स दोनों को जोड़ दो, इसमें 80,000 जोड़ दीजिए, तो 1 0 1 0 1 0 8 8 16 1 3 36,000 कर्मचारी टोटल हैं। 36,800, हाँ 36,800 जो कर्मचारी टोटल हैं जो विभाग ए तथा ई में कार्य करते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ था, लेकिन आंसर बहुत छोटे में आ गया। देखो
ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक है, मेरी बात को समझना, बच्चा क्या करता है इस बात को समझना। जब ये क्वेश्चन इस तरह आपके पेपर में लिखा होता ना, आप इसको पढ़ते आपका दिमाग खराब हो जाता है। आप जैसे पढ़ते हो ऐसे क्वेश्चन को आपका माइंड अपसेट हो जाता है, अरे यार ये क्या दे दिया, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। पहली बात, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में ये जाए कि हम इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे और किसी को करें चाहे ना करें। बच्चा एक बात समझना, आसान क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, क्योंकि आसान क्वेश्चन सभी करेंगे, अगर वो छोड़ के चले आए तब तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होना है। आसान क्वेश्चन तो हमें करना ही करना है। दूसरी चीज़, जो कठिन क्वेश्चन होंगे, एक दो जो उसमें कठिन क्वेश्चन आएंगे, इस लेवल के आएंगे, उसे आराम से धैर्य बना के करना है, इसलिए क्योंकि यही क्वेश्चन आपको उनसे आगे निकालेंगे जो पढ़ के नहीं आए हैं। हमेशा सफल विद्यार्थी के अंदर एक ही चीज़ अलग होती है। सफल विद्यार्थी जितने होते हैं उनके अंदर एक चीज़ अलग होती है कि वो मेहनत पे विश्वास करते हैं, वो मेहनत पे विश्वास करते हैं और वो पेपर पढ़ के देने जाते हैं। और असफल विद्यार्थी जो है लक पे विश्वास करते हैं, वो अपने भाग्य पे विश्वास करते हैं और वो पढ़ के पेपर देने नहीं जाते। तो दोनों में डिफरेंट है। जो हमारे सफल विद्यार्थी होंगे, जो नौकरी पाते हैं, वो अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं और पेपर देने जाते हैं तो पढ़ाई करके जाते हैं। और जितने असफल विद्यार्थी होते हैं वो अपने भाग्य पे विश्वास करते हैं कि हमारी किस्मत में होगा तो पेपर अच्छा आएगा, हम कर लेंगे, हमारी किस्मत खराब होगी तो पेपर अच्छा नहीं आएगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो असफल विद्यार्थी और सफल विद्यार्थी में यही अंतर है। सफल विद्यार्थी हमेशा पढ़ के जाएगा, असफल विद्यार्थी पढ़ के नहीं जाएगा। आगे बढ़ें, चलो ये समझ गया सभी लोग, कोई परेशानी? चलिए आइए, दूसरा क्वेश्चन उसी के नीचे था, क्या था ये, शहर वाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं? शहर वाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर औसत की बात किया, औसतन लगा दिया, तो मीन्स उस क्वेश्चन में आपको औसत निकालना पड़ेगा हर हाल में। मैं बताता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, समझो, मैं बता देता हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग होगा, आप समझिएगा। ये शहर वाई का आपको रेशियो दे रखा है, शहर जेड और वाई में काम करने वाले लोगों का रेशियो दे रखा है, ठीक है। चलो आओ, ए विभाग ए में टोटल कर्मचारियों की संख्या हमारे पास 80,000 है ना। टोटल कर्मचारी जो काम कर रहे हैं विभाग ए में वो 80,000 है। जिसका निकालना होता उसके रेशियो से गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। तो हमें शहर वाई का निकालना है, जिसका निकालना होता उसके रेशियो से गुणा करते हैं, टोटल से डिवाइड करते हैं। 9 1 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 8 72। मीन्स शहर वाई में जो 2000 ए विभाग है उसमें जो कर्मचारियों की संख्या वो कितनी है? 72,000 है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है बात, कोई परेशानी है यहाँ पे? है ना? क्या है अब मैं बताता हूँ। ये जो कैलकुलेशन किया गया है वो गलत है। कितने लोग मानते हैं गलत है? बताओ जल्दी से। ये गलत इसलिए है बेटा कि ये टोटल कर्मचारी आपने रख दिया 80,000, जबकि विभाग ए में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कुछ और है। विभाग ए में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 10% है। 1% की वैल्यू आपने अभी निकाली थी 800, तो 10% की वैल्यू आपने निकाली थी 80,000। मीन्स विभाग ए में मात्र 80,000 कर्मचारी काम करता है। 1% की वैल्यू 800 है तो 10% की वैल्यू 80,000। वैसे ही 22% की वैल्यू निकालो 17600। वैसे ही 12% की वैल्यू निकालो 12 8 96। वैसे ही 20% की वैल्यू निकालो 2 8 16 1600। वैसे 36% की आप वैल्यू अभी निकाल के गए हो। टोटल कर्मचारियों की संख्या कहीं पे आपने, अरे मैंने रफ कर दिया था ना, कोई बात नहीं। कितनी आई थी? 8 6 48 का 8 8 4 8 24 और 4 28। अब ये निकल आया टोटल कर्मचारियों की संख्या। ए में काम कर रहे हैं 80,000, बी में काम कर रहे हैं 1,76,000, सी में काम कर रहे हैं 96,000, डी में काम कर रहे हैं 1,600, डी में काम कर रहे हैं, ई में काम कर रहे हैं 28,800। ये कर्मचारी की संख्या है जो काम करती है। अब बात समझ गए? अब आंसर सही आएगा। अब ए में कितने लोग हैं? 88,000 लोग काम करते हैं। वाई की संख्या निकालनी, तो वाई का कितना है? 9 है। टोटल का योग कितना है? 10। तो यहाँ पे जो वाई में काम करते हैं वो 7200 लोग काम करते हैं। अब बी में, और बी में टोटल कितने लोग हैं? 17600। वाई में कितने लोग काम करते हैं? 19, और टोटल का योग कितना होगा? 21, सॉरी 19 और 3 22। टोटल का योग हो जाएगा 22। 22 से ये कटेगा 8 बार में, तो ये 800।
और 0 0 8 9 72 का 2 हासिल लगा 7, 8 का नाम 8 7 15। ठीक, यहाँ पे 15,200 लोग काम करते हैं। समझते जाना, हमने बी में जो टोटल कर्मचारी हैं वो 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 17,600 लोग काम करते हैं टोटल। बॉयज़ और गर्ल्स, मेल और फीमेल काम करते हैं। और जो बॉयज़ और गर्ल्स काम करते हैं वो 2 शहर से आते हैं, जेड और वाई से 2 शहर से आते हैं। तो इसमें हमसे कहा है वाई वालों का बताना है, शहर वाई के औसतन कितने लोग एक विभाग में काम करते हैं। तो पहले आपको 5 शहर में वाई विभाग में काम करने वाले लोगों की संख्या निकालनी होगी। ठीक, तो यहाँ पे आ गया सी में आओ, सी में कितने लोग काम करते हैं 96। अब जल्दी जल्दी मैं कैलकुलेशन करता हूँ, जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं, 16 छंग 96 मीन्स यहाँ पे काम करेंगे 1600 लोग। ठीक, डी पे आओ, डी में टोटल है 1600 लोग, जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं, 4 चौको 16 4 3 1200। ई में आओ, ई में जो है वो है 28,800, जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं 18, 18 का नाम 18 और फिर जाएगा 10 और 18 छंग का 108, 0 0 13 छंग 78 का 8 हासिल लगा 7, 13 का नाम 13 7 20, 20,800। हमने सभी जगह काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या निकाल ली जो वाई में काम करते हैं। अब इन सभी कर्मचारियों को आप जोड़ दीजिए, इन सभी कर्मचारियों को आप जोड़ दीजिए। जोड़िए, कितने कितने हैं, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, क्या करें यहाँ पे जोड़ दें। देखो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। 7200 और 15,200 और 1600, 1200 और 20,800 जोड़ दीजिए। 0 0 8 2 10 10 से 16 16 2 18 2 20 का 0 हासिल लगा 2 5 2 7 2 9 9 7 16 6 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4। कितने कर्मचारी हैं 5, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करो और आंसर तो नहीं आ रहा है, कुछ तो कमियां हैं। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन कहीं पे गलत तो नहीं हो रहा, शायद कैलकुलेशन गलत होगा इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। 0 0 2 2 4 6 4 10 10 18 18 2 20 का 0 हासिल लगेगा 2 7 2 9 9 1 10 10 5 15 15 16 का 6 हासिल लगेगा 1 2 1 3 1 4। तो इसको जब हम कर्मचारी कहाँ है वाई विभाग कहाँ गया, वाई में औसतन कितने कर्मचारी कार्य करते हैं, औसतन कितने कर्मचारी काम करते हैं, कुछ कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए। 9 7200 और फिर 8 9 72 का 2 हासिल लगा 7, 8 का नाम 8 और 7 15 और यहाँ पे आइए 1600 16 छंग 96 5 1 6 ठीक है, 3 चौको 1200 3 1 4 4 चौको 16 1200 ये 13 और 5 18 18 का नाम 18 10 जाएगा 18 छंग 108 13 0 0 13 छंग 78 का 8 हासिल लगेगा 7 13 का नाम 13 और 7 20। टोटल का योग कर दीजिए, करिए आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए बेटा, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है शायद, तो आप देख लीजिए वरना फिर आप एक बार इसको लगाइएगा। मुझे लग रहा है कहीं पे कैलकुलेशन ज़्यादा गलत हो गई है, आप चेक कर लीजिएगा जल्दी से, फिर बताइए कि कहाँ पे क्या गलती आ रही है। कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा है, जल्दी चेक करिए। मिला, कुछ मिला, हमें मिल गया। देखो 1% की वैल्यू 800 है तो 20% की वैल्यू 16,000 होगी, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो कम आ रहा है, तो ये 12,000 जो लिखा हुआ है ये जो है, ओ सॉरी, चलिए एक बार मैं उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन गायब हो गया, कभी कभी हो जाता है। ये कौन सा था, 4 चलिए ये संख्या लिखी हुई ना, अब मैं बताता हूँ, चलिए जगह मिल गई है, मैं समझा देता हूँ आपको। अब देखिएगा कंपनी ए में कितने थे 7200, वो कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया था। कंपनी ए में कितने थे 7200, कंपनी बी में कितने हैं 15,200, यहाँ पे कितने हैं 1600, और ये यहाँ पे जो है हमने 1200 लिख दिया था, ये कितना है 12,000 है, यही गलत आ रहा था आपका कैलकुलेशन। यहाँ पे कितना है 20,800 है। टोटल को जोड़ दीजिएगा, 0 0 8 2 10 10 6 16 8 18 का 8 हासिल लगेगा 1 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 7 16 का 6 हासिल लगेगा 1
2 2 4 1 5, ये आ जाएगा 56,800। इसको कैलकुलेट करिएगा और इसको आप डिवाइड करिएगा 5 से। इसको डिवाइड, क्योंकि 1 2 3 4 5 लोग हैं, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आएगा देखिए, 5 × 5, 5 × 5, 1 हासिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 और 5 से 15, 5 छक्का 30। ये आंसर रहा होगा आपके पेपर में। क्वेश्चन में अभी आपको मिल जाएगा 11,360। अब औसत आ गया, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइट हो गया था कैलकुलेशन कभी, इसीलिए मैं कहता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ो, कोई परेशानी, आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विभाग बी और तथा डी में को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या का विभाग ए तथा ई को मिलाकर कार्य कर रहे महिलाओं की कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताइए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। मैं ऐसे सभी क्वेश्चनों को आपको बताए दे रहा हूं। देखिए, विभाग बी तथा डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों का विभाग ए तथा ई को मिलाकर कार्य कर रहे महिला कर्मचारियों से अनुपात क्या है। विभाग बी तथा डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों का विभाग बी तथा डी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या निकालनी है, ठीक है। ये पुरुष कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, मेल और फीमेल दिखाई दे रहा है आपको, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक। तो विभाग बी तथा डी में बात करो, पहले विभाग बी और ये डी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या की बात करो। 1% की वैल्यू आप निकाल के गए थे 800, ठीक। यहाँ पे विभाग बी में टोटल जो संख्या थी वो कितनी थी, 17600। विभाग डी में जो टोटल संख्या थी 20 8 16, 16,000 थी, ठीक। अब विभाग बी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या निकालनी है। विभाग बी में टोटल कर्मचारी हैं 17600 और पुरुष कर्मचारियों जिसकी निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं, 13 से गुणा करेंगे और टोटल के योग से डिवाइड करेंगे 22 से। तो ये 22 से कटेगा 8 बार में, समझते जाना। 2 0 लगा देंगे, 8 3 24 का 4 हासिल लगा 2, 8 1 9 8 2 10। अब विभाग डी में आओ। विभाग डी में टोटल संख्या 16,000। पुरुष कर्मचारियों की संख्या निकालनी है। पुरुष कर्मचारियों का रेशियो है 3, जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं और टोटल के योग से 3 2 5 टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। 5 3 15, 5 दूनी 10। अगला क्वेश्चन हम नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे। 3 0 3 दूनी 6, 3 3 का 9। यहाँ पे टोटल कर्मचारी कितने आ गए, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1 2। टोटल कर्मचारी आ गए 20,000, ठीक है। अब एक बात समझना, यहाँ पे जो है ये जो ऑप्शन दे रखा है ये विभाग क्या, विभाग बी तथा डी मीन्स बी प्लस डी का। आप एक बात को समझना, अभी आंसर आ जाएगा। बी प्लस डी का जो रेशियो बनाना है वो किसके साथ बनाना है, ए तथा ई के साथ, ए तथा ई के साथ ये रेशियो बनाना है ना। इनकी संख्या रखनी है, इनकी संख्या कितनी आई है 20,000, मेल की आई। यहाँ पे महिलाओं की संख्या रखनी है। अब अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा 13:8, 23:9, 25:7, 7:9। क्वेश्चन पेपर में अगर नहीं लगाना है तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा। बेटा यहाँ पे 20,000 है और 20,000 को आप जब भी काटोगे तो कभी भी ये विषम संख्या में नहीं कट सकता। मीन्स उसको काटने पे कभी 13 नहीं आ सकता, उसको काटने पे कभी 23 नहीं आ सकता, उसको काटने पे कभी 7 नहीं आ सकता, ठीक है। हमेशा या तो 25 बन सकता है, 5 की संख्या में कटेगा क्योंकि इसके पीछे 0 0 है, ठीक है। तो ये जो कटेगा ये 5 की संख्या में कटेगा। तो ये जो 25 वाला आंसर है 25:7 यही सही होगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, 100% मैं बताता हूँ यही सही होगा। आपको क्वेश्चन ना लगाने का पैटर्न यही है। आप सोचो क्या 20,000 को काटने पे कभी क्या 13 मिल सकता है क्या आपको? ये 13 क्या आएगा कभी काटने पे? क्या 13 3 में कभी 0 मिलेगा आपको? क्योंकि इसके लास्ट में तो 0 0 0 लगे हुए हैं ना, और 0 0 0 हमेशा तभी कटता है जिसके लास्ट में 5 होता है। उसी संख्या से कटेगा जिसके लास्ट में 5 होगा या तो 2 होगा, ठीक। तो इसके लास्ट में 3 है, 13 नहीं हो सकता, 23 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता। तो क्या आंसर हो जाएगा 25:7। और हमारा आंसर देखिए, हमारा समय बचा। हमने दूसरे में मेल और फीमेल की संख्या, ये फीमेल वाली संख्या नहीं निकाली और अपना समय बचा लिया। यही चीज आपको सीखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लगाइए 12 वाला, आप बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। विभाग ई के पुरुष कर्मचारी विभाग ए के से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों की
कितने प्रतिशत हैं? चलो इसका आंसर आप बताओगे क्या आएगा। लगाओ जल्दी से, मैं थक गया हूँ चिल्लाते चिल्लाते। आप लोग लगाओ जल्दी से भैया, तेजी से। मैं आंसर बताऊंगा इसका कितना आएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। कह रहा विभाग ई के पुरुष कर्मचारी विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों के कितने प्रतिशत हैं? जल्दी लगाइए आप लोग, आंसर कमेंट करिए, बताइए क्या आएगा, आंसर कमेंट करिए। इसका आंसर जो आएगा वो 3200 आएगा। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर मिला लो, 3200 इसका आंसर आएगा। और हाँ जल्दी पढ़िए, क्लास बहुत लंबी जा रही है आज, क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। आगे बढ़ें, चलो अभी और एक बाकी है। विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी शहर जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं? विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो शहर जेड में रह रहे हैं, शहर जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं? विभाग ए तथा सी, ए और सी दो हैं विभाग, ठीक है। विभाग ई में टोटल संख्या थी 8000, ठीक, और विभाग सी में जो टोटल संख्या थी वो कितनी थी? 9600। ये हमने टोटल संख्या निकाल ली। विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी शहर जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं? शहर जेड का रेशियो दिया गया है ये 1:9 और 5:1। तो यहाँ पे जो विभाग ए में टोटल कर्मचारी हैं वो 8000 हैं। विभाग जेड में कितना रह रहे हैं? रेशियो देखिए 1, जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं, मीन्स 800। आइए विभाग सी में आइए, टोटल कर्मचारी कितने हैं? 9600। विभाग जेड का निकालना, जिसका निकालना होता है उसका गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड कर देते हैं, कितना? 5 1 6, तो 16 छंग 96, तो 16 पंचे 80, 800, 8000। तो दोनों को जोड़ दो, 8000 प्लस 800, तो टोटल कितने कर्मचारी रह रहे हैं? 8800। देखिए आ गया आंसर, बताइए कोई परेशानी? समझ गए? उसने कहा था विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी, तो सबसे पहले हमने निकाल लिया। आपको पता है 1% की वैल्यू अभी हम पीछे ही निकाल के चल रहे हैं, वही 800। 1% की वैल्यू जब 800 है तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000, और 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9600। तो विभाग ए में जो रह रहे हैं वो 8000 रह रहे हैं, विभाग सी में जो रह रहे हैं वो 9600 रह रहे हैं। मीन्स विभाग ए में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 8000 है और विभाग सी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 9600 है। उसने कहा जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं, तो जेड के रेशियो ये दिया गया है, जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। ए का पूछा है तो ए का रेशियो लेंगे, और सी का पूछा है तो सी की संख्या और सी का रेशियो लेंगे। ये बात समझ गए? तो आंसर आपका आ गया 8800। बात क्लियर है? आगे बढ़ें, सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल पे है, मेहनत करो अच्छे क्वेश्चनों पर, क्योंकि पेपर में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है 6 देशों ABCDEF, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया नीचे, कभी कभी थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन नीचे आ गया है ना। चलो भैया समझो, 6 देशों ABCDEF का आर्थिक कार्य भिन्न के उत्पादन 10 लाख में दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। 2015 और 2016 दोनों में किस उत्पाद का राजस्व सबसे कम था? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्व दिखा रहा है, कह रहा आर्थिक कार्य भिन्न में उत्पादन है, उनका उत्पादन का राजस्व दिखा रहा है, जो हमारा फिगर है। अभी मैं फिगर ओपन कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन पढ़ लो। वर्ष 2015 और 2016 दोनों में मिलाकर किस उत्पाद का राजस्व सबसे कम था? 2015 और 2016 में मिलाकर, ये क्वेश्चन है। ये 2015 और 2016 दिया गया है, ये इनका राजस्व दिया गया है। 2015 2016, 2015 2016, 2015 2016, 2015 2016। मीन्स 2015 में जो ए है वो 300 और बी जो है दो कंपनियां हैं, पहली वाली 300 कमाती है और दूसरी वाली 330 कमाती है, राजस्व है। फिर जो बी है वो 500 कमाती है और ये जो है 525 कमाती है। जो तीसरी कंपनी है वो 100 कमाती है, 120 कमाती है। डी जो है 50 कमाता है और ये 100 कमाता है। कह रहा है किसका राजस्व सबसे कम था? तो ये 100 और 50 कितना? 150। तो किस कंपनी का राजस्व? इनका राजस्व कितना है? 220 है दोनों का मिला के। इनका कितना है? 1025 है दोनों का मिला के। इनका कितना है? 630 है दोनों का मिला के। तो किसका राजस्व कम आ रहा है? डी वाले का। तो ऑप्शन में देखिएगा, ये देखिए डी कहीं भी लिखा, ये देखिए
तो डी का राजस्व सबसे कम रहा 2015 और 16 में। चलिए आगे बढ़ें। ये जो आपको नीचे दे रखा है, ये नीला वाला आपका 2015 है और ये वाला आपका 2016 है। तो उसने कहा 2015 और 16 में मिलाकर किसका राजस्व कम है, तो सबसे ज़्यादा देखिए कम इसी का है। आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़िए, आगे समझिएगा। वर्ष 2016 में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ष 2016 में उत्पाद बी की बिक्री से हुआ राजस्व वर्ष 2015 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक था। 2016 में उत्पाद बी की बिक्री से हुआ राजस्व 2000, ये बी की बिक्री है। अब ये समझिएगा 2016, ये आपका 2015 है और ये 2016 है और ये आपका बी है, ठीक है। 2016 में उत्पाद बी की बिक्री से हुआ, 2016 में उत्पाद बी की बिक्री मतलब 525, और सबको रख कर दो क्योंकि आपको समझाने में आसानी रहेगा हमारे लिए, ठीक। बी के बिक्री से हुआ राजस्व 2015 की तुलना में, 2015 में बी की बिक्री से राजस्व कितना है, 100 है। कितना प्रतिशत अधिक था, पहले कितना अधिक है ये निकालो, 425, 425 अधिक है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा, समझते जाइएगा। वर्ष 2016 में उत्पाद बी की बिक्री से हुआ राजस्व 2015 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक था, कितना प्रतिशत अधिक था 2015 की तुलना में, 2015 की तुलना में मीन्स 2015 की। अब आप एक बात समझिएगा, यहाँ पे एक चीज़ नहीं क्लियर कर रहा है, वो क्या नहीं क्लियर कर रहा है, 2015 में टोटल की बात कर रहा है या सिर्फ बी की बात कर रहा है, आप समझिएगा। यहाँ पे लिखा है वर्ष 2016 में उत्पाद बी की बिक्री से हुआ राजस्व, 2016 में उत्पाद बी से बिक्री से हुआ राजस्व कितना है, 525 है, ठीक। राजस्व वर्ष 2015 की तुलना में, वर्ष 2015 ये वाला है हमारा, ठीक है, 2015 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। लेकिन एक बात और समझिएगा, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ नहीं पाए, अब समझ गए हम। वो कुछ नहीं कह रहा है, बहुत आसान है, कुछ नहीं कह रहा यार, इतना घुमाओगे तुम। हम गलत जगह जा रहे थे, हम गलत जगह जा रहे थे, लेकिन अब हम सही जगह चलेंगे, ठीक है। हम भी समझ चुके हैं, आप भी समझ चुके होंगे। 2015-2016 यही है, ये ए है, 2015-2016 ये बी है, 2015-2016 ये सी है, 2015-2016 ये डी है। ये 4 कंपनियां दे रखा है और सबके वर्ष दे रखा है कि 2015-2016 में इनकी इनकम इतनी है, इनकी इनकम इतनी, इनकी इनकम इतनी है, ठीक। तो 2016 में उत्पाद बी की बिक्री, 2016 में उत्पाद बी की बिक्री कितनी है, 525, और 2015 में कितनी है, 500। कितना अधिक है, 25। 2015 में वो 500 की बिक्री करता था, 2016 में 525 की बिक्री करता था, कितना अधिक है, 25। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, किससे, 500 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो कट जाएंगे, 50-25 लो, आंसर आ गया 5%। क्वेश्चन समझते देर लगी लेकिन आंसर आ गया आखिरकार, ठीक। आप समझ गए ना। उसने कहा वर्ष 2016 में उत्पाद बी की बिक्री, 2016 में उत्पाद बी की बिक्री कितनी है, 525 की है। 2015 की तुलना में, 2015 में उत्पाद बी की बिक्री कितनी है, 500। तो दोनों में की तुलना में कितना अधिक है। जब भी प्रतिशत में बदलना हो, अधिक और कम की बात करेगा तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कितना अधिक है कितना कम है। तो कितना अधिक और कितना कम है, 25 अधिक है। तो 25 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। कह रहा राजस्व 2015 की तुलना में, तो 2015 की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, नीचे चली गई और 5% आ गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। इतने क्वेश्चन सॉल्व करो, माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, डिस्टर्ब होगा। आप बताइए आपको परेशानी तो नहीं हो रही है, बताइए जल्दी से, ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही समझने में। चलो 2016 में सभी 4 उत्पादों की बिक्री से हुआ कुल राजस्व वर्ष 2015 की तुलना में कितना अधिक है। 2016 में सभी 4 उत्पादों की बिक्री से हुआ कुल राजस्व, 2016 में, 2016 कहाँ है, ये 2016, ये 2016, ये 2016 और 2016। तो आइए सभी 4, ए से कितना हुआ था 2016 में 330, बी से कितना हुआ था 525, टोटल उत्पाद निकालने। सी से कितना हुआ था 2016 में 120,
और डी से कितना हुआ था 100। टोटल निकालो, 5 आएगा, 2 2 4 4 3 7 आएगा, 5 3 8 8 2 10। टोटल जो राजस्व आ रहा था वो 1075। 2016 में सभी 4 उत्पादों से हुआ कुल राजस्व, 2016 में सभी 4 उत्पादों से हुआ कुल राजस्व 1075 है। 2015 की तुलना में कितना अधिक था? 2015 कहाँ कहाँ, यहाँ देखो, अब आओ 2015 में आओ। 2015 में ए का कितना है 300, बी का कितना है 500, सी का कितना है 100, डी का कितना है 50। टोटल निकालो, 5 3 8 1 9 1 950। कितना अधिक है पहले ये निकालो, कितना अधिक है 75 और 50 मीन्स 125। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा। 2016 में सभी 4 उत्पादों की बिक्री से हुआ कुल राजस्व 2015 की तुलना में कितना अधिक है? 2015 की वैल्यू कितनी है 950। 1 0 से 1 0 काट दो, फिर 5 से काटोगे, 5 का नाम 5 5 9 45, 5 दूनी 10 20। इसका गुणा कर दो, 125 का 20 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 20 होगा। 0 2 5 10 का 0 80 लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 2। इसको डिवाइड करना 19 से। 2500 को जो डिवाइड करना वो किससे करना है 19 से। कितनी बार में जाएगा 19 से करना 19। कोई है ऑप्शन में? एक है, ऑप्शन में एक है, ठीक है। ये 25 19 से 25, फिर ये आ जाएगा 19 3 57। कुछ ज़्यादा आंसर नहीं जा रहा है यार, हैं ऑप्शन के अनुसार तो ज़्यादा जा रहा है। कैलकुलेशन देख लो। 2016 में सभी 4 उत्पादों की बिक्री से हुआ कुल राजस्व वर्ष 2015 की तुलना में कितना अधिक था? कितना? अच्छा सॉरी। आहा, गर्मी ज़्यादा हो रही है इसलिए थोड़ा सा समस्या हो रही है। आंसर यहीं आ गया था। ये यहाँ कितना कमाता है 1075 कमाता है, ये कितना कमाता है 925। कितना ज़्यादा कमाता है 125, और करोड़ में दिया गया है तो ये 1.25 हो जाएगा ना। ये देखो यहाँ पे प्रतिशत में बदलने के लिए नहीं कहा, उसने कहा कितना ज़्यादा कमाता है। तो ये 1075 है, ये 950 है, तो ये कितना ज़्यादा कमाए 125, और करोड़ में आ जाएगा 1.25। चलो कोई बात नहीं, चलिए आगे आइए। ये क्वेश्चन आप लगाइए। यदि वर्ष 2015 और 2016 में चारों उत्पादों के उत्पादन और बिक्री की लागत प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ रुपए थी तो 2015 और 2016 में कितना संचित लाभ होगा? इस क्वेश्चन को आप लगाइए और इसका आंसर आप दीजिए। अभी एक क्वेश्चन और है, जल्दी से मेहनत करिए, इसमें बहुत समय लगता है इसे क्वेश्चन को करने में। आप लगाइए जल्दी से इसको और आंसर बताइए क्या आएगा। आगे बढ़ें, सबका आ गया है, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है सबका। हम देख लें सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। लगाओ जल्दी से। ऐसे क्वेश्चनों पे भागना नहीं है, हमें पूरी मेहनत से लड़ना है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग ऊबने लगते हो, बोर होने लगते हो, ये कौन सी बात होती है? आप पढ़ाई कर रहे हो कि कोई गेम खेल रहे हो? ये पढ़ाई है, पढ़ाई में मेहनत लगती है, ठीक है। और जिसको मैथ नहीं आती है वो मंडे से मेरा बैच ज्वाइन करेगा। मंडे से बिल्कुल बेसिक से एक बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो एसएससी जीडी को और यूपी टेट को, सुपर टेट को, सी टेट को, ये 4 लोगों को हम लेकर चलेंगे एक साथ में। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। जितने लोगों को मैथ नहीं आती है वो मंडे से हमारा बैच ज्वाइन कर लें। बेसिक से चलेगा और हाई लेवल तक चलेगा, ठीक है। चलिए इसको आप आंसर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर कितना आया आप ये बता दीजिए सभी लोग। इसका आंसर सभी लोग बताइए। इसका आंसर जो हमें लगता है आना चाहिए वो 100 करोड़ के पास में आना चाहिए। चलिए 100 करोड़ के पास में आना चाहिए। कह रहा लाइन ग्राफ एक निश्चित देश। अगला कोई नया क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे लिखा है मीन्स नया कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा लाइन ग्राफ एक निश्चित देश का शुद्ध निर्यात 10 लाख अमेरिकी डॉलर में दर्शाता है। शुद्ध निर्यात बराबर निर्यात माइनस आयात, ये एक फार्मूला उन्होंने दे रखा है। अगर आपको शुद्ध निर्यात निकालना है तो निर्यात से आयात को माइनस कर दो। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ये आरेख है आपका। आरेख कहाँ गया? ये है। कितने वर्षों में कुल निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था? कितने वर्षों में कुल निर्यात जो है पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था? तो यहाँ पे आप 10 निर्यात करते थे, आप कितना कर रहे हो 20, तो पहला वर्ष ये हो गया,
ठीक, यहाँ पे तो माइनस हो गया कमी हो गई, यहाँ पे माइनस हो गया कमी हो गई, यहाँ पे आप -20 करते थे, यहाँ पे आप कितना करते हो 30, तो यहाँ पे वृद्धि हो गई, कितना वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष हो गया। और कोई वर्ष ऐसा है तो 2 आंसर आ जाएगा आपका। 2 ही वर्ष हैं जहाँ पे वृद्धि हो रही है और सब जगह कमी हो रही। यहाँ पे तो देखिए बराबर ही है तो उसको लेने की जरूरत नहीं। यहाँ आप पहले 10 निर्यात करते थे, आप कितना कर रहे हो 20, तो 1 वृद्धि हुई, 1 वर्ष हुआ। यहाँ पे आपकी कमी हो गई, फिर आपकी कमी हो गई, फिर आपने कमी से वृद्धि पकड़ी। यहाँ पे देखिए ये -10 है, ये -20 है, ये तो दोनों कमी दिखा रहे हैं, ठीक है, वृद्धि नहीं दिखा रहे हैं। और यहाँ पे 20 से 30 पे गए, वृद्धि हो गई, तो कितने वर्ष हुए 2। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल निर्यात का अनुपात कितना था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 2016 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल निर्यात का अनुपात कितना था। 2016 में आप कितना निर्यात करते थे 30, 2016 में आप कितना निर्यात करते थे 30, 2012 में आप कितना निर्यात करते हो 20, तो इन्हीं दोनों का रेशियो बनाना है, बना दो, कितना आ जाएगा 3:2। देखो पेपर में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन नहीं टफ होंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन टफ होंगे, मीन्स आपके 10 क्वेश्चन लेवल पे होंगे, 10 क्वेश्चनों का लेवल डाउन होगा। सभी क्वेश्चन पेपर में टफ नहीं पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं। तो देखिए ये वाला जैसे बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, 2017 के आरंभ से लेकर 2015 के अंत तक संचित कुल निर्यात 10 लाख अमेरिकी डॉलर में कितना था। इसको आप लगाना, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है। संचित कुल निर्यात 10 लाख अमेरिकी डॉलर है, इसका आंसर बताना है। 2017 के आरंभ से मीन्स 2016 तक दिया गया है, ये 2016 का अंत है। कह रहा 2017 के आरंभ से लेकर 2015 के अंत तक संचित कुल निर्यात 2015 के अंत मीन्स यहाँ से शुरू होगा, ठीक, और ये 2015 का अंत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच का जो अंतर लेना वो आपको निकालना है। इसका आंसर 20 अमेरिकी डॉलर कितना आएगा, रुकिए एक मिनट, 20 30 30 30 30 20 10 20, हाँ इसका आएगा 20, इसका 20 अमेरिकी डॉलर आएगा। आप लगा लेना इसको, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, मैंने आंसर बता दिया, 20 अमेरिकी डॉलर आएगा। आगे बढ़ें, चलिए थोड़ा सा स्पीड बनानी होगी, मैं ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप क्या करोगे, घर में बैठ के खाना खाओगे, हाँ थोड़ा सा मेहनत करो आप भी, ठीक। अच्छा जब पेपर का समय होता है तो पेपर में समय नहीं पता चलता ना कि कितनी जल्दी बीता जा रहा है, वैसे हमको नहीं पता चल रहा कि कितनी जल्दी टाइम जा रहा है। चलो आओ, यदि 2013 में निर्यात 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ तो आयात 10 लाख अमेरिकी डॉलर में कितना था। पहले आओ आप फार्मूला देखो क्या लिखा हुआ था, फार्मूला एक दिया गया था आपको, शुद्ध निर्यात बराबर निर्यात माइनस आयात, ठीक है। शुद्ध निर्यात बराबर शुद्ध निर्यात बराबर निर्यात माइनस आयात, ठीक है। अब क्या कहा, 2013 में 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर आयात हुआ तो आयात में कितना था। यदि 2013 में निर्यात 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर, निर्यात कितना था 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, तो आयात क्या था, आयात पे आ जाओ, ठीक। और 2013 में क्या था, माइनस का 10 था, जो हमारा निर्यात शुद्ध निर्यात था माइनस का 10 था, तो माइनस का 10 और माइनस का 90 क्या हो जाएगा, माइनस का 100, और बराबर में माइनस का आयात, माइनस का 100 और बराबर में माइनस का आयात, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आयात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 अमेरिकी डॉलर में, 100 अमेरिकी डॉलर। बात समझ गए। देखिए शुद्ध निर्यात का फार्मूला उसने खुद दे रखा था। अगर उसने क्वेश्चन में कोई फार्मूला दे रखा है तो बेटा एक बात को ध्यान रखना कि उस फार्मूले का कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा, उस फार्मूले का प्रयोग किसी ना क्वेश्चन में जरूर होगा, किसी प्रश्न में उसने किया है तभी उसने उस फार्मूले को दे रखा है, वरना वो फार्मूला लिख के नहीं देता, ठीक। तो शुद्ध निर्यात बराबर कितना होता है, निर्यात माइनस आयात। उसने कहा 2013 में निर्यात कितना था 90 मिलियन था, तो 2013 में
हमने निर्यात लिख दिया 90, और 2013 में शुद्ध निर्यात कितना था, माइनस का 10 था, तो माइनस का 10 हमने शुद्ध निर्यात लिख दिया। प्लस का 90 उधर जाएगा, माइनस का 90 होगा, माइनस का 10 और माइनस का 90 जुड़ेगा, माइनस का 100 आएगा, और माइनस का आयात है, माइनस के माइनस कट जाएगा, आयात बराबर 100 अमेरिकी डॉलर आ जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा ये लिखा हुआ 100 अमेरिकी डॉलर। बात समझ गए सभी लोग। अब आपके फिगर वाले क्वेश्चन समाप्त हो गए, अब आपके फिगर वाले क्वेश्चन समाप्त हुए, क्योंकि उसने 20 तक कहा था और हमने 21 तक दे दिया, एक ज़्यादा दे दिया था, ठीक है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में कभी कभी एक आध क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है, तो हमने 21 तक दिया। अब आपके फिगर वाले क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आइए नॉर्मल क्वेश्चन पे। अब जो उसने कहा था 5 अंकगणित से क्वेश्चन देंगे और 5 रीजनिंग से क्वेश्चन देंगे, तो 5 हमने अंकगणित से उठाया और 5 रीजनिंग से उठाया। अब उसको सॉल्व करते हैं बस जल्दी से। एक गैर शून्य संख्या और इसके व्युत्क्रमानुपाती के 20 गुना का योग 9 है। एक गैर शून्य संख्या और इसके व्युत्क्रमानुपाती के 20 गुना का योग 9 है, तो वह संख्या क्या है। चलो और ठीक है, ऑप्शन पे और देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। -5, -3, 3 और 5, ये ऑप्शन इसके दे रखा है। पीछे वाले क्वेश्चन के ऑप्शन ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गैर शून्य संख्या, हमने वो संख्या x मान ली और उसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल की बात किया है। एक गैर शून्य संख्या को हमने x माना और उसके रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उसका जो व्युत्क्रमानुपाती होगा कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। लेकिन अगर हम x मान लिया और 1/x करेंगे तो क्वेश्चन लगाने में हमें समय लगेगा। अगर हमने x मान लिया और 1/x कर दिया तो हमें क्वेश्चन लगाने में क्या लगेगा, समय लगेगा, 100% बेटा समय लगेगा, ठीक है। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखा है, 3 और 5, एक माइनस का और एक प्लस का। आप समझिएगा, एक 3 है और एक 5 है, हमें यही दो संख्याएं हैं। हमने कहा अगर संख्या 3 है तो ये x का मान 3 होगा, और दूसरा कहा उसके 20 गुने का मतलब 20/3, तो 3 छंग 18, 6 पॉइंट, तो पॉइंट में जाएगा 3, तो आंसर नहीं हो सकता। तो ना प्लस का 3 होगा और ना ही माइनस का 3 होगा, 3 तो कैंसिल आउट हो गया। x जी, जो x हमने माना वो संख्या ही तो माना है, ये x ही तो हमारी संख्या है। और जो उसने ऑप्शन में पूछा है संख्या क्या है, तो जो ये आपको ऑप्शन उसने दे रखा है वो संख्या ही तो दे रखा, तो सीधे ऑप्शन से क्वेश्चन को हैंडल करो, ठीक है। कह रहा है एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रमानुपाती के 20 गुना का योग 9 है, तो हमने उस संख्या को कहा कि वो संख्या 5 है, तो उसका 5 हो जाएगा, x का मान 5 हो गया। व्युत्क्रमानुपाती के 20 गुना का योग कितना है, 20 गुना प्लस 5 चौको 20, कितना है 9। देखो उसने कहा था एक गैर शून्य संख्या x और उसके व्युत्क्रमानुपाती के 20 गुना का योग कितना है, 9 है, यही तो कहा था। हमने संख्या x मानी थी, उसका व्युत्क्रमानुपाती 1/x का 20 गुना, 20 से गुणा कर दिया, इन सब का योग कितना आ रहा था, 9। हमने वो संख्या 5 मान ली अपने मन से जो ऑप्शन में दे रखा था, तो 5 का 20 गुना निकाल दिया तो दोनों का योग कितना आ गया, 9। और जब LHS बराबर RHS हो तो हमारे द्वारा निकाला गया आंसर क्या है, सही होता है, तो वह संख्या क्या है, 5 है। ऑप्शन से पुट करो, वरना यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बन जाएगा और समीकरण हल करने में आपको समय लगेगा और हमें समय बचाना है पेपर में। चलें आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा जल्दी से भैया, बहुत समय हो रहा है, आज लंबी क्लास होती जा रही है। चलिए, एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 25 थे। एक परीक्षा हुई उसमें 40 विद्यार्थी थे जिनके औसत अंक कितने थे, 25। इसको हम बहुत विस्तार से नहीं समझाएंगे क्योंकि ये सब क्लासेस हम आपको पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ हम सॉल्व करने का मेथड बताएंगे, ठीक। अंक गलत रूप से 37 के बजाय 13 के रूप में दर्ज हो गए। दर्ज होने चाहिए थे 37 और दर्ज कितने हुए, 13, तो कितना कम दर्ज हुआ पहले ये निकालो। 7 से 3 जाएगा 4, 3 से 1 जाएगा 2, कितना कम दर्ज हो गया, 24 कम दर्ज हुआ। उसको अंक मिलने चाहिए थे 37 और मिले कितने, 13 मिल गए। गलत रूप से 37 के बजाय 13 के रूप में दर्ज हो गए। सही औसत का मान क्या होगा, अच्छा ओ कह रहा है एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 25 थे, ठीक है 25 थे। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत रूप से 37 के बजाय 13 के रूप में दर्ज कर दिए गए हैं। 37 के बजाय 13 के रूप में दर्ज कर दिए गए हैं। मीन्स उसको अंक देना चाहिए था 37 और दे दिया है, देना चाहिए था 13, दे दिया है 37। मीन्स उसको ज़्यादा दे दिया है, उसको अंक देना चाहिए था 13 और दिया कितना है, 37, ठीक। तो कितना ज़्यादा दे दिया है, 24। जो 24 ज़्यादा दिया है ये कितने लोगों में बटेगा, इस 40 लोगों में बटेगा। तो इसको जब इस
से डिवाइड करोगे तो कितना ज़्यादा मिल गया है 0.6, तो एवरेज 0.6 घट जाएगा तो एवरेज हमारा आ जाएगा 24.4। है कोई ऑप्शन में? है नहीं, कुछ ऑप्शन गलत हो रहा है क्या? 6 घटाओगे तो कितना आएगा 24.4 ही तो आएगा, 4 छंग 24। कुछ गलत कैलकुलेशन तो नहीं हो गई? 4 3 7 2 1 3 37। एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 25 थे। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत रूप से 37 के बजाय 13 के रूप में दर्ज कर दिए गए हैं। सही औसत का बेटा ये क्वेश्चन हमें लग रहा कुछ गलत है, हमें लग रहा है क्वेश्चन कुछ गलत है। 40 छात्रों के जो औसत अंक हैं वो कितने हैं 25 अंक थे। बाद में ये पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत रूप से 37 के बजाय 13 के रूप में दर्ज किए गए। मीन्स उसे अंक मिलने चाहिए थे 37, दे दिया गया है 13। 7 से 3 जाएगा 4, 3 से 1 जाएगा 2, तो उसको जब है एवरेज बढ़ना चाहिए था उसका 0.6, तो आंसर आना चाहिए था 25.6। चलो ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये गलत है, छोड़ दो। इसमें हमें लगता है कुछ गलत कैलकुलेशन है। हम आपको सीट में सही करा के देंगे, आप सीट से लगा के आंसर देना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध कभी कभी गलत हो जाते हैं। आगे आइए, अगला लगाइए। कह रहा है एक संख्या 105 का योग करने से वह अपनी संख्या का 135% हो जाती है। एक संख्या 105 का योग करने से वह अपनी का 135% हो जाती है, वह संख्या क्या है? एक संख्या में हमने संख्या मान लिया कि वो x है, ठीक है। एक संख्या में जब 105 जोड़ा जाता है योग करने पर, तो वह संख्या अपनी की 135% हो जाती है। परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करो, 5 दूनी 10 और 3 जाएगा 5 7 35 और 5 दूनी 10 20। 20 का गुणा इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा 20x और प्लस का 1 0, 2 पंची 10 और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2100 इक्वल टू 27x, ठीक है। 27x से 20x घटेगा, 7x इक्वल टू 2100 हो जाएगा और 7 त्रिक 21 300 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 300, मीन्स वो संख्या कितनी है 300। बताइए कोई परेशानी है बेटा? समझ गए? उसने कहा एक संख्या 105 का योग करने पर, मीन्स एक संख्या में जब 105 जोड़ा जाता है तो हमने वो संख्या x मान ली, उसमें 105 जोड़ दिया। एक संख्या में जब 105 जोड़ा जाता है तो वह अपनी संख्या का 135% हो जाती है, तो वह अपनी संख्या x का 135% हो जाती है। सबको सॉल्व कर लिया और x का मान कितना आ गया 300। बात क्लियर है? इस क्वेश्चन को अभी हम बाद में चेक कर लेंगे, ये क्वेश्चन के पीछे आप मत परेशान होइएगा, अभी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। पेपर देते वक्त जो क्वेश्चन ना लगे उसको छोड़ देना चाहिए। चलिए जो लग जाए उनको लगाओ। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, ये 25 नंबर हमारा क्या कह रहा है इसको समझो। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है। वर्गमूल मीन्स अंडर रूट, 3 की पावर 34 और प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है, मीन्स अंडर रूट निरूपित करता है। मीन्स इसको अंडर रूट के बाहर निकालना है, ठीक है। समझना बेटा, इसमें अगर हम इसको 3 की पावर 34 कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस 3 बनेगा, ठीक। तो ये 3 की पावर 34 को हम 3 की पावर 34 को ये लिख सकते हैं 3 की पावर 17 और गुणे 3 की पावर 17, और ये 3 1 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर कर लीजिएगा। 3 की पावर 34 है, गुणा में जब भी बेस समान होता है, जब भी आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। जब भी आपका बेस समान होगा तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो हमने 3 की पावर 34 को क्या लिख दिया 3 की पावर 17 और 3 की पावर 17, जब इनका गुणा करोगे तो 3 की पावर 34 फिर बन जाएगा। ये 3 1 4 था, 4 को हमने लिख दिया 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 लिख दिया। अंडर रूट के बाहर निकालने का एक नियम है कि वो संख्या तभी अंडर रूट के बाहर आएगी जब सेम संख्या 2 बार हो। जब सेम संख्या 2 बार हो, तो ये सेम संख्या 2 गुणे 2 है तो 1 2 यहाँ से बाहर आएगा। ये सेम संख्या यहाँ पे है तो 3 की पावर 17 यहाँ से बाहर आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 गुणे 3 की पावर 17। बात क्लियर है सभी को? कोई परेशानी? आगे बढ़ा जाए, समझते चलना। अभी आप 25 पे पहुँचे हो, अब 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के बाकी हैं जो अच्छे लेवल पे होंगे। मेहनत आपको करनी, मैं समझा दूंगा, लगाना आपको है, आंसर आपको देना है। चलिए
कह रहा उस संख्या समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। मीन्स एक यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं ये, और वो समूह से भिन्न है। एक ऐसा कौन सी संख्या है जो उस समूह से भिन्न है। मीन्स भिन्न होने का मतलब है उन चारों में एक जो होगा वो यूनिक रूल लगाती होगी। मीन्स 3 लोग सेम रूल फॉलो करते होंगे, चौथे लोग में वो रूल नहीं लग रहा होगा, वो उन चारों से भिन्न होगी। ठीक है, जैसे कहते नहीं है कि हमारी गर्लफ्रेंड जो है बहुत यूनिक है, मतलब उसकी क्वालिटी ही अलग है। तो मीन्स ये कहने का मतलब है कि उन चारों में 4 दोस्त खड़े हुए, वो कहते हैं मेरी वाली यूनिक, वो कहते हैं मेरी वाली यूनिक, वो कहते हैं मेरी वाली यूनिक, वो कहते हैं मेरी वाली यूनिक है। सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, लेकिन एक जो होगी उसके अंदर एक अलग क्वालिटी होगी, वो बहुत ही डिफरेंट होगी। ठीक है, शायद उसके अंदर दिमाग कम हो, ठीक है, 3 के दिमाग ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। तो एक जो होगा वो एक अलग रूल फॉलो करता होगा, वही भिन्न होगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए यहाँ पे देखिए 7 8 56, इन दोनों का गुणा करने पर बीच वाली संख्या आ जाती। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। तो देखो यही अलग रूल फॉलो कर रही है, क्योंकि किनारे वाली दोनों संख्याओं के ब्रैकेट के बाहर वाली संख्याओं का जब हम गुणा कर रहे हैं तो बीच वाली संख्या मिल जा रही, लेकिन और किसी में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक, तो आंसर आ गया आपका 7 8 56। आइए आगे बढ़िए, 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक, चलो 27 नंबर देखो, 27 नंबर बताया जाए। चलिए 27 नंबर देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। हम एक क्वेश्चन का आंसर बना देंगे, आंसर आप बनाओगे। ठीक, चलिए पार्लियामेंट दिया गया PARLIAM, थोड़ा छोटा लिखो, आ ही नहीं रहा है। PARLIAMENT, पार्लियामेंट दिया गया। P कितने पे होता है? 16 पे। A कितने पे होता है? 1 पे। R कितने पे होता है? 18 पे। L कितने पे होता है? बताइए जल्दी से। 12 पे। I कितने पे होता है? 9 पे। A कितने पे होता है? 1 पे। M कितने पे होता है? 13 पे। E कितने पे होता है? 5 पे। N कितने पे होता है? 14 पे। T पे कितने पे होता है? 20 पे। ये इसकी कोडिंग पे जो ABCD के नंबरिंग होती है, जो प्लेस वैल्यू होती है, वो हमने पुट कर दी। ठीक, आगे और क्या लिखा गया है? K W O J H F Q H P U, ये लिखा गया। ठीक, अब इसकी नंबरिंग बताओ। K कितने पे होता है? I 9 पे होता है। J K मीन्स 11 पे। ठीक, W कितने पे होता है? 23 पे। O कितने पे होता है? 15 पे। J कितने पे होता है? 10 पे। H कितने पे होता है? 8 पे। F कितने पे होता है? 6 पे। Q कितने पे होता है? 17 पे। H कितने पे होता है? बताइए जल्दी से। E F G H 8 पे। P O P 16 पे। U T U 21 पे। देखिए हमने ऐसे याद किया, हमें कुछ के आगे के याद है, पीछे के मान से जोड़ के निकाल लेते हैं। आप भी ऐसे करा करो। ठीक, वरना फिर आप पेपर में जाना ABCD पहले ही लिख लेना, आपको पेज मिल जाएगा, आप उस पर लिख लेना। आओ चलो समझो क्या हुआ है। यहाँ पे देखो -5 हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है? -4 हुआ है, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर +5, फिर +4, फिर +3, फिर +2, फिर +1। ये सीरीज चली हुई है कोडिंग में। -5, -4, -3, -2, -1, फिर +5, +4, +3, +2, +1। अब आपको जिसका निकालना है वो क्या है? वो है यूनिवर्सिटी। UNIVERSITY
ty। लास्ट वाले में क्या हुआ, t में क्या हुआ +1 हुआ, तो इसमें +1 करोगे, y में 1 जोड़ दोगे तो क्या आएगा z। ये 25 पे होता है, इसमें 1 जोड़ोगे क्या आएगा 26। जहाँ पे z होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए पूरा बनाना ही नहीं पड़ा। अगर इस क्वेश्चन को हम पीछे से देख के ही सॉल्व कर लेते तो हमारा समय बचता। यही आपको पेपर में करना है बेटा। जब भी पेपर में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप पूरा मैच कराने की जरूरत मत करो, इस तरह मत मैच कराओ। जब ये आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो आप आगे और पीछे की डिजिट को मैच कराने का प्रयास करो। और अगर देख लो कि पीछे देखो, यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को देखो, जो पीछे वाली जो आपका शब्द है वो सब जगह अलग अलग है। जब अलग है तो पीछे वाला ही एक शब्द मैच करा लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो पीछे वाले में हमने देख लिया टी में 1 जोड़ा गया 21 आया है, तो वाई में 1 जोड़ोगे तो 26 पे जेड होगा और आपका आंसर ए वाला बन जाएगा। इसमें मात्र आपको 4 से 5 सेकंड देने चाहिए थे। समय नहीं बर्बाद करना है पेपर में, आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दिए गए सवाल में 2 कथन 1 और 2 हैं, तय करें क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। चलो और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा क्या वनीता 24 वर्ष की है। पहला क्वेश्चन का है, क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या जो वनीता है उसकी आयु 24 वर्ष है। चलो देखते हैं है कि नहीं। पहला वाला कह रहा 5 साल पहले वनीता की उम्र एक अभाज्य संख्या थी। अगर 24 वर्ष आज है तो 5 साल पहले मीन्स 19 वर्ष अभाज्य संख्या हो सकती है ना। थोड़ा सा पानी के लिए थक गया हूँ। 19 हमारी एक अभाज्य संख्या है। कह रहा क्या वनीता 24 वर्ष पहले 24 वर्ष की थी। तो आपका क्वेश्चन कर रखा 5 साल पहले वनीता की उम्र एक अभाज्य संख्या नहीं थी, जबकि अभाज्य संख्या है। उसने कहा 5 साल पहले वनीता की उम्र एक अभाज्य संख्या नहीं थी, जबकि 5 साल पहले वनीता की उम्र जो है एक अभाज्य संख्या है। तो पहला वाला तो हमारा जो था वो गलत हो गया, पहले कथन से तो वो तो गलत हो गया, वो तो आंसर में नहीं हो सकता। दूसरा वनीता अपने भाई की उम्र की 1/3 से 2 गुनी है जो 39 साल का है। वनीता का भाई कितना है 39 साल का है, इसका 1/3 कितना होगा 3 × 3 3 3 9। वनीता अपने भाई की उम्र की 1/3 से 2 गुनी है, 1/3 39 हुआ, इसका 2 गुना कितना होगा 26 वर्ष। क्या वनीता 24 वर्ष की है। क्वेश्चन पूछा है क्या वनीता 24 वर्ष की है। क्वेश्चन किया क्या वनीता 24 वर्ष की है या नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक। तो पहला वाला जो दिया था 5 साल पहले वनीता की उम्र एक अभाज्य संख्या नहीं थी, जबकि 5 साल पहले वनीता की उम्र एक अभाज्य संख्या थी 19 थी। तो पहले वाले से आप उसका आंसर नहीं बता सकते हो। दूसरा वाला पूछा वनीता अपने भाई की उम्र की 1/3 से 2 गुनी है जो 39 उम्र का है। 39 उम्र का 1/3 करोगे 13 13 दूना 26, मीन्स वनीता की उम्र 26 वर्ष की है। मीन्स वनीता की उम्र आप कहाँ से निकाल पाए हो, दूसरे वाले से लगा पाए हो, दूसरे वाले से। तो कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन 2 में उपलब्ध कराए गए तथ्य अकेले ही सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। वनीता की उम्र 26 वर्ष है, ना कि 24 वर्ष है। उसने पूछा था क्या उसकी उम्र 24 वर्ष है या नहीं है, नहीं है 26 वर्ष है। तो आपने बताया कहाँ से कि उसका उम्र 26 वर्ष है। पहले वाले से तो सिर्फ यही क्लियर हुआ था ना, वनीता अपने भाई की 5 साल पहले वनीता की उम्र एक अभाज्य संख्या नहीं थी, जबकि अभाज्य संख्या है, इतना ही क्लियर हुआ। ये नहीं पता चला कि उसकी उम्र क्या थी। जबकि दूसरा वाला जो कहा कि वनीता अपने भाई की उम्र की 1/3 से 2 गुनी है, तो भाई की उम्र 39 का, उसका 1/3 निकाला 13, उसके 2 गुना किया तो 26। वनीता की उम्र कितनी आई 26, जबकि उसने कहा कि 24 वर्ष की है। क्या वनीता 24 नहीं है, 26 वर्ष की है। तो आपने ये जो 26 वर्ष निकाला है ये कहाँ से निकाला है, दूसरे वाले से तो निकाला है। तो आपका आंसर आएगा कथन 2 में उपलब्ध कराए गए तथ्य के द्वारा ही हम पर्याप्त आंसर दे सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दूसरा वाला। चलिए आगे बढ़िएगा।
पोलियो, अगला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए सवाल में एक कथन के बाद दो पूर्वानुमान दिए गए हैं। 1 और 2 में दिए गए आपको अपने कथन में सब कुछ सच मानना है और फिर 2 पूर्वानुमानों पर विचार करना है और तय करना है उनमें से कौन सा पूर्वानुमान तार्किक रूप से किसी भी संदेह से परे कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता या करते हैं। ठीक है, एक कथन फिर दिया गया आपको, उससे पूर्वानुमान लगाना है। ठीक, पोलियो को भारत में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। एक कथन दिया गया आपको कि पोलियो को भारत में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब पूर्वानुमान क्या दिया गया, पहला और दूसरा। उन्मूलन के लिए पोलियो कठिन बीमारी है। उन्मूलन के लिए पोलियो कठिन बीमारी है। सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए कदम उठाए हो सकते हैं। देखिए, पोलियो का उन्मूलन तो भारत में हो गया, तो उसके लिए सरकार ने जो कदम है उन्होंने उठाया, तभी तो पोलियो भारत से गया, तभी तो गया। तो पहला उसने किया उन्मूलन के लिए पोलियो कठिन बीमारी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने तो कह रखा पोलियो को भारत से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जब वो खत्म हो गई है तो उन्मूलन के लिए पोलियो एक कठिन बीमारी, जब उन्मूलन हो ही चुका तो कठिन बीमारी नहीं है। उस पोलियो को भारत में जब खत्म कर दिया गया, इसका मतलब उसका उन्मूलन संभव है, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो उन्मूलन के लिए पोलियो एक कठिन बीमारी नहीं हो सकती। ठीक, क्योंकि जब वो समाप्त हो चुकी तो कठिन बीमारी नहीं है। दूसरा चीज़, सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए कठोर कदम उठाए हो सकते हैं। ये बात सही है, सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं कि सभी लोगों को पल्स पोलियो पिलाई जाती है, तभी लोग विकलांग नहीं पैदा होते हैं। ठीक है, पहले देखिए कि लोग अपने के यहाँ विकलांग लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसके द्वारा फिर भारत सरकार ने पल्स पोलियो दिवस मनाना शुरू किया। हर महीने पोलियो की खुराक पिलाई जाती थी। 2 बूंद जिंदगी बचा सकती है ना, 2 बूंद बहुत ज़रूरी। तो सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए कठोर कदम उठाए थे। उसने क्या किया था, घर घर पोलियो पिलाई जाती थी आपको। लेकिन प्रेजेंट टाइम हमारे क्या एक बीमारी ऐसी चल रही, कोरोना वायरस, उसकी वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन कुछ कमियां हैं। जैसे क्या कि घर घर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर पोलियो की खुराक घर घर पहुंचाई जा सकती थी, तब कोरोना की वैक्सीन भी घर घर लगवाई जा सकती है। ठीक, तो सभी लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा लो प्यारे बच्चों, बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। पढ़ाई हम बाद में कर लेंगे, लेकिन वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आप वैक्सीन लगवाओ और कोरोना को भगाओ, नहीं तो ऐसे ही आपकी लाइफ हर साल एक बार बर्बाद होगी 3-4 महीने के लिए, तो आप कब तक ये झेलते रहोगे। तो सभी लोग वैक्सीन लगा लें। जैसे आज पोलियो हमारे देश से ख़त्म हो चुका है, वैसे किसी ना किसी दिन हम लोग कोरोना से भी जंग जीत के उसको भी ख़त्म कर लेंगे। ठीक, तो पोलियो, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, केवल पूर्वानुमान 2 अंतर्निहित है। सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए कठोर कदम उठाए। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर हमारा क्वेश्चन लास्ट है। कह रहा है नीचे दिए गया प्रश्न 2 कथनों से मिलकर बना है, जिन्हें 1 और 2 रूप में अंकित किया गया है। आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दिए गए डेटा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, 5 खिलाड़ी हैं ABCD और E और प्रत्येक का वजन भिन्न है। दूसरे स्थान पर सबसे भारी कौन है। 5 खिलाड़ी ABCD E हैं, प्रत्येक का वजन भिन्न है। पेपर ने दे भी रखा है कि बड़े और छोटे से में क्वेश्चन पूछेंगे, वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपके पेपर में। जब भारी और अधिक का हमने एक क्लास पढ़ाई जो लघु और दीर्घ वाली थी, जो लघु और दीर्घ वाली थी वो यही है। हमने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बदला है और बच्चों हमने ये कोशिश की है कि एक टॉप 25 की सीरीज चला दी जाए रीजनिंग की और एक मैथ की, मतलब 5-5 सीरीज हो जाए, जिससे आपका पेपर अच्छे से हो जाए। सही रहेगा, आप लोग जवाब दें इसका कि अगर टॉप 25 की सीरीज चला दी, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे तभी मैं चलाऊँगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे साथ जोड़ोगे तभी मैं आपके लिए अब काम करूँगा। आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि यूपी पेट के पेपर से पहले टॉप 25 की सीरीज़ भी चला दी जाए और 2 मॉक टेस्ट और करा दिए जाएं। लेकिन आप लोग भी मेहनत करो, हमारे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। ठीक, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा। कह रहा है E B और D की तुलना में भारी है। E जो है वो B और D की तुलना में क्या है, भारी है, और B D से हल्का है। चलो ठीक है, अब समझिएगा, E जो है
जो भारी है हम उसको ऊपर लिख रहे हैं, ठीक, और जो हल्का है वो नीचे जाएगा। चलिए समझिएगा, ई जो है डी और बी की तुलना में भारी है, ई जो है डी और बी की तुलना में भारी तो ऊपर चला जाएगा। बी जो है डी से हल्का है तो डी यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा। बी से डी भारी और डी से ई भारी है, ठीक है। सी जो है ई से भारी है, सी जो है ई से भारी है, ठीक। ए सबसे भारी नहीं है, ए सबसे भारी नहीं तो ए सबसे हल्का हो जाएगा, ठीक। कथन, अब क्या कहा, दूसरे स्थान पर सबसे भारी कौन है, दूसरे स्थान पर सबसे भारी कौन है, ई है दूसरे स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन है, ये है। तीसरे स्थान पर ये है, चौथे स्थान पर ये है और पांचवें स्थान पर ये है। तो कथन 1 और 2 में दिए गए डेटा से मिलकर प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। जब तक दोनों आप देखिए, यहाँ से सिर्फ हम इतना समझ पाए थे, ई जो है डी और बी की तुलना में भारी है तो ई को डी और बी की तुलना में भारी बना दिया। लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि क्वेश्चन जो पूछा था कि दूसरे स्थान पर सबसे भारी कौन है, तो दूसरी जो लाइन कहा था सी जो है ई से भारी है, सी जो है ई से भारी है तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा, ई। तो देखो दोनों कथनों का जब हमने प्रयोग किया है तभी हम उसका उत्तर दे पाए हैं। तो कथन 1 और 2 में दिए गए डेटा का प्रयोग करके हम प्रश्न का उत्तर दे पाए हैं और आज जाके आपका ये पेपर समाप्त हुआ, ठीक। बहुत मेहनत हो गई आज, आप लोग भी खूब मेहनत करो। सभी लोग दोबारा आप लोग एक बार ऐसा करो कि एवरेज, परसेंटेज और जितनी भी बेसिक मैथ क्लास हैं वो सब आप लोग पढ़ डालो दोबारा, जिससे आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। और हाँ, डायग्राम जो डीआई है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आपको पढ़ना होगा, क्योंकि पेपर में 2 डीआई टफ आएंगी, ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए सभी लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हाँ, एक क्वेश्चन आपका शायद छूटा हुआ है, एक बार मैं देखता हूँ, यहाँ पे है ना, ये है आपका क्वेश्चन, कौन सा, कहाँ गया, शायद कोई क्वेश्चन छोड़ दिया था हम लोगों ने। ये एक बार मैं फिर से इसको चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद उस टाइम दिमाग ना काम कर रहा हो, कभी कभी हो जाता है। कह रहा है एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 25 थे, 40 विद्यार्थी थे, उनके औसत अंक कितने थे, 25। बाद में ये पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत रूप से 37 के बजाय 13 के रूप में दर्ज कर दिए गए। मीन्स उस छात्र को जो अंक देने थे 37, उन्होंने कितना दिया है, 13, मिलने चाहिए थे 37 और मिले कितने हैं, 13। तो उस छात्र को अंक कितने कम मिले, 24। जो कम अंक मिले हैं तो ये एवरेज आपका बढ़ेगा, तो 40 से उसको डिवाइड कर दो, 4 छंग 24, 0.6, तो 0.6 आपका एवरेज बनेगा। आपका आंसर आएगा 25.6। मीन्स ये ऑप्शन गलत है, आप 25.6 का आंसर बना लो, ठीक है। बात समझ गए आप लोग। एवरेज की क्लास एक बार पढ़ लेना, ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। 5-6 क्लासेस हैं, जिनको एवरेज और परसेंटेज में प्रॉब्लम है वो एवरेज और परसेंटेज की क्लास जरूर पढ़ लें। डीआई में प्रॉब्लम है, डीआई की क्लास पढ़ें और 20 अगस्त को अच्छा पेपर करके आना, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी लोगों का।